गुड मॉर्निंग एवरीवन। जो भी लाइव आ चुके हैं एक बार, आज सभी स्टूडेंट इनवाइटेड है इसकी क्लास में, आज वाली क्लास में। तो जो भी लाइव क्लास में आ चुके हैं वो एक बार, जिन स्टूडेंट को लाइव क्लास में बुलाना चाहते हैं तो सभी इनवाइटेड है, उनको एक बार बुला लीजिए, फिर अपन आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। एक बार मुझे कमेंट करके बता दीजिए कि जो बोर्ड पे लिखा हुआ है और मेरा साउंड क्लियर आ रहा है क्या आपके पास। जो भी बोर्ड पे लिखा हुआ है और जो साउंड है वो क्लियर है क्या। पतंग वतंग उड़ा दी क्या आपने। तीन चार दिन छुट्टी मना ली आपने तो काफी है। ठीक है, तो आज कितनी सीटिंग कैपेसिटी लेकर आए हो आप सब, मुझे बता दीजिए कमेंट करके कि कितनी सीटिंग कैपेसिटी है आज आपकी। सीटिंग कैपेसिटी का मतलब है कि एक ही जगह पर बिना हिले डुले कितने टाइम बैठ सकते हो आप आज के लिए। क्योंकि आज अपन ने इसके पहले 2 3 4 दिन छुट्टी रखी है तो उसको सब कुछ आज ही कवर करेंगे। तो आज अपना एक नया सा टॉपिक है, सरल आवर्ती दोलित्र सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर। सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर को अपन कंप्लीट पूरा करेंगे आज। डेरिवेशन चाहे बड़ा हो छोटा हो, बट इस टॉपिक को अपन कंप्लीट कवर करेंगे। तो जो भी, एक बार मैं 2 मिनट आपको देता हूँ, लाइव क्लास में नहीं आए उनको एक बार, जो भी आपके फ्रेंड सर्कल है, क्लासमेट है, आज कोई भी स्टूडेंट इसमें आ सकता है, तो आप किसी को भी बुलाना चाहो तो बुला सकते हो। जो आज वाली क्लास है वो कोई पेड वाली क्लास नहीं है, बट अपना जो टॉपिक है वो उसके आगे का ही है, सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर, और इसी टॉपिक को अपन कवर करेंगे। तो जो भी आपके क्लासमेट जो ऑनलाइन नहीं आए हैं या ऑनलाइन आना चाहते हैं, इस टॉपिक को अपन कंप्लीट कवर कराएंगे, तो आप उनको बुला लीजिए। फिर अपन स्टार्ट करते हैं आज की क्लास 2 मिनट में। रिंकू गुर्जर, आज 1 घंटे से काम नहीं चलेगा, आज थोड़ा टाइम अपन को ज्यादा चाहिए क्योंकि आगे अपन ने छुट्टियां बनाई है, तो आज ओनली 1 घंटे से काम नहीं चलेगा। जो मैंने आपको एक होमवर्क भी दिया था कुछ, स्क्वायर वेल पोटेंशियल का, स्क्वायर वेल पोटेंशियल का मैंने स्टडी मटेरियल में एक लिंक अपलोड किया था, वो वाला टॉपिक सबने कवर कर लिया क्या। स्क्वायर वेल पोटेंशियल का एक मैंने रिकॉर्डेड वीडियो का लिंक आपको दिया था, सबने कवर कर दिया क्या वो टॉपिक। कोई किसी को डाउट, सब कुछ समझ में आ गया था उसमें। सबको समझ में आ गया था क्या, कोई किसी को डाउट है उसमें। ठीक है, ठीक है, सबको समझ आ गया था। तो फिर आज की क्लास अपन स्टार्ट करते हैं। टॉपिक का नाम है सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर। सबसे पहले तो आपको समझना है कि सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर में क्या होता है, क्या इसका प्रोसेस होता है, अपन ने सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर ही क्यों काम में लिया, तो ये सारी कंडीशन अपन को समझनी है। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। ठीक है, करते हैं स्टार्ट। तो जो भी नए स्टूडेंट आते हैं उन सभी का स्वागत है पहले आज वाली क्लास में।
तो अपन बात करते हैं सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर की। तो क्या मुझे आप कमेंट करके बता सकते हो कि सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर से आप क्या जानते हो? सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर से आप क्या जानते हो? यदि मैं कहता हूं कि कोई भी पदार्थ है, यदि मैं कहता हूं कोई भी पदार्थ है या परमाणु है, मान लीजिए कोई एटम्स है, क्या है आपके पास? कोई एटम्स है, परमाणु है, मान लीजिए कोई अणु है, मॉलिक्यूलर है, क्या है आपके पास? मॉलिक्यूलस है। या फिर मैं कह सकता हूं कि कोई ठोस है, क्या है? कोई ठोस जालक है, यानी सॉलिड है, क्या है आपके पास? कोई सॉलिड है। इन सब का वाइब्रेशन देखना हो, यदि कोई भी आपके पास परमाणु हो, अणु हो, कोई ठोस जालक पदार्थ हो, उन सब का क्या देखना हो? वाइब्रेशन। वाइब्रेशन यानी उन सब का क्या देखना हो? कंपन देखना हो। क्या देखना हो आपके पास? कंपन देखना हो या वाइब्रेशन देखना हो। तो इसके लिए अपन क्या काम में ले रहे हैं? इसी कंडीशन को समझने के लिए अपन काम में ले रहे हैं सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर। क्या काम में ले रहे हैं? SHM यानी सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर, या SHO भी इसे बोल सकते हैं, SHO। ठीक है, तो अपन ये वाली जो डेरिवेशन काम में ले रहे हैं, वो किसके लिए काम में ले रहे हैं? कि कोई भी एटम्स हो, कोई भी अणु हो, परमाणु हो, कोई ठोस जालक पदार्थ हो, या ऐसा और भी कोई बहुत सारे पदार्थ हो सकते हैं जिसमें अणु या परमाणु क्या करते हैं? वाइब्रेट करते हैं, यानी कंपन करते हैं। उस कंपन को स्टडी करने के लिए अपन ये वाला जो टॉपिक है वो यूज लेते हैं, सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर। अब कैसे यूज लेते हैं, तो अपन इसको कंप्लीट एक डेरिवेशन SHO का जो आपके सिलेबस में है वो कंप्लीट पढ़ेंगे। इससे आपको पता लग जाएगा कि ये कैसे यूज हो रहा है वाइब्रेशन में और कंपन में। तो सबसे पहले तो आपको सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर की कुछ बेसिक कंडीशन जानना जरूरी है। वो कंडीशन क्या होती है, कैसे वो सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर गति करता है, उसकी गति की स्टडी यानी जो वो मोशन करता है उसका स्टडी करना आपको आवश्यक है। तो आपको ध्यान रखना है कि ये किसके लिए यूज लिया जाता है। अपन कोई भी परमाणु, अणु या ठोस की कंपन गति के लिए अपन इसको यूज लेते हैं। ठीक है, तो मैंने बताया था जैसे कोई बाउंड स्टेट वाली कंडीशन बताई थी, या बाउंड स्टेट की मैंने आपको एक डेफिनेशन लिखाई थी। तो आपको पता होगा कि बाउंड स्टेट की डेफिनेशन लिखाई थी, उसमें क्या था? बाउंड स्टेट वाली डेफिनेशन में आपको पता ही होगा कि कोई भी पदार्थ होता है उसमें कोई ना कोई प्रॉपर बाउंड कंडीशन होती है, यानी कुछ ना कुछ बाउंड कंडीशन लगा दी जाती है। जिसमें मैंने आपको सममित विभव कूप के बारे में भी बताया था, और जो सेकंड एग्जांपल बताया था उसको SHO के बारे में बताया था। तो स्टार्ट करते हैं सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर। तो सबसे पहले देखो मैं इसका डायग्राम बना देता हूँ कि इसका डायग्राम कैसे बनेगा। मान लिया ये कि आपके पास कोई सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर में 1D की बात कर रहा हूँ। किसकी बात कर रहा हूँ मैं? 1D की बात कर रहा हूँ। यदि मैं ले लेता हूँ कि यहाँ पे जो X है वो क्या आपका ये वाला है, यहाँ भी X है, ये क्या आपका -X है, और यहाँ पे कोई आपका पोटेंशियल है वो क्या आपका Vx है, वो क्या आपका Vx है। अब मैं यहाँ पे कहता हूँ कि जो सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर होता है एक तरह से क्या है, वो आपका सिंपल पेंडुलम है। क्या है आपके पास? सिंपल पेंडुलम है। यदि मैं कहता हूँ कि ये मैंने कोई सिंपल पेंडुलम है, ये क्या आपका कोई यहाँ पे सिंपल पेंडुलम है, ये कोई सिंपल पेंडुलम था, ये कोई एम द्रव्यमान का मास था जिसको मैंने एक धागे से या तार से क्या कर दिया? लटका दिया। अब ये सिंपल पेंडुलम क्यों है? यदि मैं इसको इस तरफ लाके छोड़ता हूँ, क्या करता हूं, यदि इस पार्टिकल को मैं इस तरफ लाके छोड़ता हूं, तो ये पार्टिकल क्या करता है? ऑसिलेट करना स्टार्ट करता है। क्या करता है? ऑसिलेट करना स्टार्ट करता है। यानी ये वाला पार्टिकल कुछ इस टाइप से ऑसिलेट करेगा। क्या करेगा आपका? कुछ इस टाइप से ऑसिलेट करेगा। यहाँ से यहाँ जाएगा, वापस कुछ समय बाद वो वापस यहाँ आएगा, वापस यहाँ से यहाँ आएगा। इस तरीके से वो क्या करता रहेगा? ऑसिलेट करता रहेगा। तो यदि आप 11th-12th क्लास में थे, यदि आप 11th-12th क्लास में थे तो आपने पेंडुलम पढ़ा होगा, सिंपल पेंडुलम। सिंपल पेंडुलम में आपने आवर्तकाल यानी टाइम पीरियड निकाला था कि कितने राउंड में वो कितना समय लेता है, या कितने ऑसिलेटर करने में वो कितना समय लगता है। ये आपने प्रैक्टिकल 11th-12th में किया होगा और फर्स्ट ईयर में भी किया होगा। क्लियर? तो यहाँ पे अपन बात करते हैं, इसको एक बेसिक कंडीशन समझनी जरूरी है, उसके बाद अपन इसके डेरिवेशन पे आते हैं। तो इसमें क्या होगा, यदि मैं कहता हूँ कि काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी, इसमें ये दो रोल रहते हैं। क्या रहते हैं आपके पास? काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। यदि मैंने पार्टिकल को यहाँ पे लाके छोड़ दिया, क्या किया? इस पार्टिकल को मैंने यहाँ पे लाके छोड़ दिया, तो उसमें क्या होगी? काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। तो मैं कह सकता हूँ कि काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे क्या होगी, जब ये पार्टिकल इस तरफ जाएगा तो काइनेटिक एनर्जी आपकी क्या होगी? इंक्रीज होगी। क्या होगी? काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी। इसके बाद ये वाला पार्टिकल कुछ समय बाद यहाँ पे आ जाएगा, और यहाँ से वापस क्या आ जाएगा? यहाँ पे। जब ये पार्टिकल यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी? एक तरह से क्या हो जाएगी? यहाँ से काइनेटिक एनर्जी मिनिमम हो जाएगी और पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज करेगी। यानी जब ये पार्टिकल यहाँ पे आता है तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? यहाँ पे इंक्रीज होती है, और काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाती है? अपने मिनिमम हो जाती है। तो इस तरीके से कह सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का कैसे रोल रहता है। बट अपन को तो ये सब 11th का कंसेप्ट है, इसलिए मैं ज्यादा इस पर जोर नहीं डालूंगा। अपन को बात करनी है इसके डेरिवेशन के लिए। किसकी बात करनी है अपन को? डेरिवेशन के लिए। तो डेरिवेशन में क्या है, यदि ये पार्टिकल, यदि मैं ऑसिलेट करवाता हूँ तो ये पार्टिकल कुछ इस टाइप से आएगा आपके पास, ये कुछ इस टाइप से क्या करेगा अपने पास?
गति करेगा। क्या करेगा? गति करेगा। ठीक है, ये पार्टिकल कुछ इस टाइप से गति करेगा। अब मैं यहाँ पे कह सकता हूँ कि यदि मैं इसके बल, इसमें कौन सा बल काम करता है, क्या मुझे कोई कमेंट करके बता सकता है कि यदि ये पार्टिकल यहाँ पे था, वो पार्टिकल यहाँ से यहाँ गया, अब यहाँ से वापस ये इस पार्टिकल को यहाँ पे ला रहा है, यानी कोई पार्टिकल मैंने छोड़ा, यहाँ से यहाँ गया और यहाँ से वापस ये कहाँ आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है, तो इसमें कौन सा बल काम करता है? क्या कोई बता सकता है क्या मुझे कि इसमें कौन सा बल काम करता है? जब कोई पार्टिकल इस टाइप से जाता है और यहां से वापस जाके वो वापस आता है, तो उसमें कौन सा बल काम करता है? प्रत्यानयन बल। बिल्कुल, यहाँ पे जो किसी ने आंसर दिया प्रत्यानयन बल, रीस्टोरिंग फोर्स काम करता है। क्या काम करता है अपने पास? प्रत्यानयन बल। और प्रत्यानयन बल क्या होता है अपने पास? F इज इक्वल टू माइनस का kx। क्या होता है? F इज इक्वल टू माइनस का kx। यानी ये माइनस क्या शो करता है कि जो भी पार्टिकल जिस डायरेक्शन में गया है उसके ऑपोजिट ये क्या करता है? वर्क करता है। यानी जो प्रत्यानयन बल है वो इधर गए हुए पार्टिकल को इधर खींचता है और जो इधर गए हुए पार्टिकल को इधर लाने की ट्राई करता है। इसलिए यहाँ पे जो बल काम करता है वो क्या करता है? अपना प्रत्यानयन बल करता है। यदि मैं यहाँ पे बात करूं कि इसकी जो स्थितिज ऊर्जा होती है वो कितनी होती है, यदि मैं इसके स्थितिज ऊर्जा की बात करूं यानी पोटेंशियल एनर्जी, यदि मैं इसकी पोटेंशियल एनर्जी की बात करूं, क्या करूं? पोटेंशियल एनर्जी की बात करूं तो वो पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है? कोई मुझे बता सकता है क्या कि यदि मैं इसके पोटेंशियल एनर्जी की बात करूं तो वो कितनी होती है? आप जो सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर होता है उसकी स्थितिज ऊर्जा का मान या पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है? कोई कमेंट करके बता सकता है कि इसकी स्थितिज ऊर्जा कितनी होती है? जिसको पता है तो कमेंट कर दीजिए फास्ट में। नहीं पता? चलो ठीक है, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी होती है अपने पास 1/2 kx²। कितनी होती है आपके पास? 1/2 kx²। अब यहाँ पे ये k क्या है? k एक कांस्टेंट है। क्या है आपका? k एक जीरो नहीं होती भाई, जीरो नहीं होती। जिसने भी आंसर दिया है इसकी स्थितिज ऊर्जा कभी भी जीरो नहीं होती। ये क्या होती है आपके पास? 1/2 kx² होती है। और यहाँ पे अपने पास एक रिलेशन होता है। रिलेशन क्या होता है आपके पास? यदि मैं रिलेशन की बात करता हूं तो ओमेगा इज इक्वल टू क्या होता है अपने पास? √k/m का एक रिलेशन आता है। क्या आता है? यदि मैं इसकी कोणीय आवृत्ति की बात करूं, क्या बात करूं? कोणीय वेग या कोणीय आवृत्ति की बात करूं तो वो क्या आती है आपके पास? ये कोणीय एंगुलर वेलोसिटी की मैं बात करता हूं। किसकी बात करता हूं मैं? एंगुलर वेलोसिटी की बात करता हूं। तो एंगुलर वेलोसिटी आपके पास क्या आती है एक तरह से, या कोणीय आवृत्ति आती है, वो क्या आती है आपके पास? ω0 इज इक्वल टू k/m आती है। यदि मैं यहाँ से k की वैल्यू निकालूं तो k इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपके पास? यदि मैं इसकी वैल्यू निकालता हूं तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपके पास? मुझे बताओ ये रिलेशन सही है क्या? ω0 इज इक्वल टू k/m आपने पढ़ा है क्या पहले कभी? आपने ये रिलेशन पढ़ा है क्या? ω0 इज इक्वल टू k/m पढ़ा है? देखो यहाँ पे यदि k की वैल्यू निकालनी है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा अपने पास? एक तरह से m ω² का क्या हो जाएगा? यदि मैं इसका स्क्वायर करता हूँ तो ये क्या हो जाएगा? ω0² इज इक्वल टू k/m हो जाएगा, क्योंकि अंडर रूट हटाऊंगा तो ये आएगा। और k इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपके पास? m ω²। क्या आ जाएगा आपके पास? k इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? m ω²। तो मैं कह सकता हूँ कि यहाँ पे जो वैल्यू होगी वो क्या होगी? 1/2 k की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास? m ω0² और x²। क्लियर? तो बताओ ये वाला कंसेप्ट यहाँ पे क्लियर है क्या जो भी मैंने बताया है? तो सबसे पहले तो आपको क्या करना है, ये लाइन आपको सेंटर में दिख रही है क्या? सेंटर पे नहीं है तो मैं इसको सेंटर में बना लेता हूँ, थोड़ी सी तिरछी है। ठीक है, ये सेंटर में। यानी मैं कह सकता हूं कि जो सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर है एसएचओ है, एसएचओ में क्या आपके पास जो प्रत्यानयन बल है वो F इज इक्वल टू माइनस का kx है। जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो क्या होती है? 1/2 kx² होती है। यहाँ पे जो कोणीय आवृत्ति होती है इसकी वो क्या होती है? ω0 इज इक्वल टू √k/m। यहाँ पे k क्या व्यक्त करता है? k यहाँ पे स्प्रिंग नियतांक को व्यक्त करता है। क्या व्यक्त करता है? स्प्रिंग कांस्टेंट को व्यक्त करता है। यानी मैं कह सकता हूँ कि k यहाँ पे क्या है? स्प्रिंग नियतांक है। m किसी भी पार्टिकल का मास है। और यहाँ पे जो k की यदि वैल्यू निकालनी है, k कांस्टेंट की वैल्यू किसके इक्वल होती है? तो वो क्या आ जाएगा? m ω0² के। तो मैं लिख सकता हूँ कि जो इसकी स्थितिज ऊर्जा होगी 1/2 m ω0² और x² होगी। क्लियर? बताओ यहाँ तक क्लियर है क्या? जो भी मैंने इसकी बेसिक चीजें बताई है कि कोई भी एसएचओ होता है, सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर होता है या कोई सिंपल पेंडुलम होता है, उसमें कौन सा फोर्स काम करता है? प्रत्यानयन बल, रीस्टोरिंग फोर्स काम करता है, जिसकी वैल्यू कितनी होती है? F इज इक्वल टू माइनस का kx। उसके बाद यदि मैं इसके स्थितिज ऊर्जा की बात करूं, स्थितिज ऊर्जा की बात क्यों की? स्थितिज ऊर्जा की बात इसलिए की क्योंकि जब मैं टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन यहाँ पे काम में लूंगा तो आपको यहाँ पे v की वैल्यू चाहिएगी, तो v की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए, लिखी हुई नहीं आएगी। तो v की वैल्यू क्या होती है एसएचओ के लिए? 1/2 kx² होती है।
के यहाँ पे क्या है, स्प्रिंग नियतांक है। यदि मैं के की वैल्यू निकालता हूं तो कोणीय आवृत्ति इज इक्वल टू एंगुलर फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू क्या होती है, ओमेगा नॉट इज इक्वल टू के बाय एम होता है। क्लियर? तो इसके बेस पे मैं क्या करूंगा, ये इसका डेरिवेशन करूंगा। तो आपको ये चीजें सबको क्लियर है क्या? तो इसके बाद लिखिए यहाँ पे, मैं आपको एक ये डायग्राम है, डायग्राम में क्या आपके पास कोई पेंडुलम था, उसको मैं यहाँ पे लाके छोड़ता तो वो इस तरीके से क्या करता रहेगा, ऑसिलेट करता रहेगा। तो इस ऑसिलेटर में ही अपन को क्या क्या निकालना है, इसका वेव फंक्शन निकालना है। अब ये वेव फंक्शन कैसे निकालना है कि यदि मैं क्षेत्र सम्मत यानी क्लासिकल फिजिक्स मैकेनिक्स की बात करूं, किसकी बात करूं मैं, क्लासिकल मैकेनिक्स की बात करूं, तो क्लासिकल मैकेनिक्स है वो इसकी एनर्जी नहीं निकाल पाया था। क्या नहीं निकाल पाया था? जिसे अपन जीरो पॉइंट एनर्जी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जीरो पॉइंट एनर्जी। तो यदि जीरो पॉइंट एनर्जी की बात करें तो जो अपनी क्लासिकल मैकेनिक्स थी वो जीरो पॉइंट एनर्जी नहीं निकाल सकी थी, किसकी, एसएचओ की। इसलिए यहाँ पे अपन ने क्या लिया, क्वांटम मैकेनिक्स का यूज लिया, और क्वांटम मैकेनिक्स का जो मेथड था श्रोडिंगर इक्वेशन वाला, वो मेथड काम में लेते हुए मैंने यहाँ पे क्या निकाला, जीरो पॉइंट एनर्जी को भी यहाँ से निकाला है। तो इसीलिए अपन इसको क्वांटम मैकेनिक्स में ज्यादा पढ़ते हैं और क्लासिकल मैकेनिक्स में इसको ओनली बेसिक चीजें से पढ़ते हैं। क्लियर? तो क्वांटम मैकेनिक्स में यूज लेने का रीजन भी यही है कि जो क्लासिकल मैकेनिक्स थी वो इसकी जीरो पॉइंट एनर्जी नहीं निकाल पाई, जो E इज इक्वल टू एन प्लस वन बाई टू एच कट ओमेगा होती है। तो वो भी अपन आज प्रूव भी करेंगे तो आपको पता लगेगा। क्लियर? तो इसको डायग्राम को बना लीजिए। पहले मैं इसकी थ्योरी को लिखवा देता हूँ 4-5 लाइन, फिर अपन डेरिवेशन को स्टार्ट करते हैं। ये कंसेप्ट है, ये आप कहीं साइड में लिख लीजिए। ये वाला जो कंसेप्ट है वो कहीं साइड में लिख लीजिए। वैसे तो मैं थ्योरी में लिखवाऊंगा बट इसको साइड में कहीं लिख लीजिए ताकि आपको ध्यान भी रह जाए। ये डायग्राम बनाइए और ये वाला कंसेप्ट कहीं साइड में आप पेज के लिख दीजिए। फिर मैं स्टार्ट करता हूँ इसका डेरिवेशन। थोड़ा सा डेरिवेशन लेंथी है बट दिक्कत नहीं, कुछ बात नहीं है। आज संडे है तो संडे के दिन इसीलिए मैंने क्लास का टाइम थोड़ा लॉन्ग लिया है कि आपका ये डेरिवेशन कंप्लीट हो जाएगा ताकि आपकी जो छुट्टी हुई है वो भी कवर हो जाए इसमें। डायग्राम बना दीजिए और जो ये साइड में कहीं लिख दीजिए, फिर मैं इसकी आपको थ्योरी लिखवा देता हूँ। लाइव क्लास में स्टूडेंटों की संख्या आज काफी कम है, दिक्कत क्या बात है, कोई रीजन है क्या ऐसा? कर लिया भाई, रोशन को अप्रूवल कर लिया है मैंने, रिक्वेस्ट आई हुई थी तो उसको अप्रूवल कर दिया है, आ सकता है वो लाइन में। कल से मैंने आपको ये पोस्ट की हुई थी तो भी आप एंड टाइम पे ही रिक्वेस्ट भेजते हो। तो क्लियर है, ये वाला आपका क्या था, डायग्राम था। इसमें अपन ने क्या देखा कि कोई भी सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर होता है उसमें कौन सा फोर्स काम करता है, रिस्टोरिंग फोर्स, प्रत्यानयन बल काम करता है F इज इक्वल टू माइनस का के एक्स। उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो 1/2 के एक्स स्क्वायर होती है। के की वैल्यू किसके इक्वल होती है, यदि के की वैल्यू निकालनी है तो ओमेगा नॉट इज इक्वल टू अंडर रूट के बाय एम के इक्वल होती है। इसके बाद अपन ने यहाँ पे क्या निकाला, के की वैल्यू यहाँ से निकाल सकते हो तो एम ओमेगा नॉट स्क्वायर एक्स स्क्वायर के इक्वल आएगी। क्लियर?
चलिए आगे। अब अपन को क्या करना है, देखो अभी क्लास की स्टार्टिंग ही है, कोई ज्यादा नहीं कराया मैंने, सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर का डायग्राम बताया है, इसका जो बेसिक कंसेप्ट था वो बताया है, कौन कौन से वर्क यहाँ पे काम करेंगे, कौन सा फोर्स काम करेगा, किसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, इसमें ऑसिलेटर ये कैसे करता है, ठीक है, ये सारी चीजें मैंने बताई है। अब अपन चलते हैं आगे, आगे बढ़ते हैं। तो आगे देखो यहाँ पे अब आप जानते हो कि अपन क्या पढ़ रहे हैं, क्वांटम मैकेनिक्स पढ़ रहे हैं, और क्वांटम मैकेनिक्स इसमें यूज ले रहे हैं, इसका मतलब यहाँ पे क्या काम आएगी, सबसे पहले श्रोडिंगर इक्वेशन काम आएगी। तो पहले तो आप इसकी 2-4 लाइन थ्योरी की लिख ली, पहले इसकी 2-4 लाइन थ्योरी की मैं आपको लिखा देता हूँ, फिर अपन डेरिवेशन करते हैं। तो लिखिए, इसमें लिख लीजिए परमाणु और अणुओं के कंपन, इसमें लिख लीजिए परमाणु और अणुओं के कंपन, परमाणु और अणुओं के कंपन, और ठोसों में जालक के कंपन, परमाणु और अणु के कंपन तथा ठोसों में जालक के कंपन, तथा ठोसों में जालक के कंपन इत्यादि को समझने के लिए, इत्यादि को समझने के लिए सरल आवर्ती दोलित्र का अध्ययन आवश्यक है, सरल आवर्ती दोलित्र का अध्ययन आवश्यक है, सरल आवर्ती दोलित्र का अध्ययन आवश्यक है। फिर लिखिए इसमें, माना किसी पिंड या कण का द्रव्यमान m है, माना किसी कण का द्रव्यमान m है, माना किसी कण का द्रव्यमान स्मॉल m है, यह पिंड प्रत्यानयन बल F - kx के अधीन, यह पिंड या यह कण प्रत्यानयन बल के अंतर्गत F ब्रैकेट में लिख लेना -kx के अंतर्गत एक ही बिंदु के इर्द गिर्द, एक ही बिंदु के इर्द गिर्द गति करता है, एक ही बिंदु के इर्द गिर्द गति करता है। पिंड की इस गति को सरल आवर्त गति कहते हैं, पिंड की इस गति को सरल आवर्त गति कहते हैं, पिंड की इस गति को सरल आवर्त गति कहते हैं। माना यह पिंड एक दिशा में, माना यह पिंड एक दिशा में सरल आवर्त गति कर रहा है, माना यह पिंड एक दिशा में सरल आवर्त गति कर रहा है, माना यह पिंड सरल आवर्त गति एक दिशा में कर रहा है, ठीक है। तो ये अपने थ्योरी की कुछ लाइनें लिखी है, वैसे जरूरत है वो आप लिख सकते हो। अब अपन स्टार्ट करते हैं इसका डेरिवेशन। तो डेरिवेशन में अपन को क्या करना है वो देखते हैं सबसे पहले। तो देखो डेरिवेशन में अपन को जो जो करना है वो चीजें अपन देखो। तो सबसे पहले अपन जब भी डेरिवेशन क्वांटम मैकेनिक्स का स्टार्ट करते हैं तो आपको पता है कहां से स्टार्ट करते हैं, टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन, यानी काल अनाश्रित श्रोडिंगर इक्वेशन। तो यहाँ पे मैं ले लेता हूँ क्या, टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन क्या है ये सभी आप जानते हो, ई साई इज इक्वल टू माइनस का एच कट स्क्वायर बाय 2m, साई प्लस का क्या हो जाएगा वी साई इज इक्वल वी साई, ये हो जाएगा आपके पास। अब यदि आप सॉरी यहाँ पे एक टर्म भूल गए अपन, डेल स्क्वायर साई, ये भी आएगा। अब जब ये 1D की बात कर रहा है तो यहाँ पे इक्वेशन क्या बन जाएगी, देखो यहाँ पे बन जाएगी आपका ई साई इज इक्वल टू माइनस का एच कट स्क्वायर बाय 2m डेल स्क्वायर साई अपॉन में डेल एक्स स्क्वायर, या फिर आप इसको डी की फॉर्म में भी लिख सकते हो, ठीक है। प्लस क्या हो जाएगा आपका वी साई, ये वाली इक्वेशन सबको पता है, इसमें कोई किसी को डाउट है नहीं। अब इसमें चाहो तो आप देखो डी की फॉर्म में भी लिख सकते हो और एक्स की फॉर्म में भी लिख सकते, डेल की फॉर्म में भी लिख सकते हो, इसमें कोई भी गलत नहीं होगा। क्यों, डी और डेल में कहाँ डिफरेंस आता है, डेल में केवल वो एक टाइम पर यानी एक ही फंक्शन पर डिपेंडेंट रहती है, और डी में क्या होती है सभी फंक्शन पर डिपेंडेंट रहती है। बट अपन ने यहाँ पे क्या लिया, 1D लिया है, ओनली एक्स कंपोनेंट लिया है, तो ये केवल किस पर डिपेंड करेगा, ओनली एक्स वाले पर ही डिपेंड करेगा। तो आप चाहो तो इसको डी भी लिख सकते हो, आप चाहो तो इसको डेल भी लिख सकते हो, ठीक है, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये डी डेल को मैंने डी इसलिए बनाया क्योंकि आप इसमें आगे जाओगे तो यहाँ पे जो आपने मैथमेटिकल फिजिक्स में यदि
यूनिट नंबर 3 पढ़िए स्पेशल फंक्शन। स्पेशल फंक्शन का एक टर्म आएगी हर्माइट अवकल समीकरण। कौन सी? हर्माइट डिफरेंशियल इक्वेशन। तो उसको ही फॉर्म में मैं बनाऊंगा, इसलिए मैंने यहाँ पे क्या काम में लिया, डेल की जगह डी काम में ले लिया। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। अब देखो यहाँ पे क्या लिया, आपको छोटा दिख रहा है, ये मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। ठीक है, ये क्या हो जाएगा आपके पास माइनस का 2m अपॉन में क्या हो जाएगा h कट स्क्वायर साई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपके पास d2 साई अपॉन में dx स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा आपके पास माइनस का 2mv अपॉन में h कट स्क्वायर और साई हो जाएगा। क्लियर? यदि मैं इसको उस साइड ले जाऊंगा तो d2 साई अपॉन में dx स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा अपने पास ऐसे का ऐसे था माइनस का 2m अपॉन में h कट स्क्वायर v साई, ये उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा आपके पास 2m अपॉन में h कट स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा आपका e साई। क्लियर? यहाँ पे क्या हो जाएगा आपके पास d2 साई अपॉन में dx स्क्वायर। यदि मैं यहाँ से 2m बाई h कट स्क्वायर कॉमन ले लेता हूँ और माइनस भी कॉमन ले लेता हूँ तो ये क्या आ जाएगा आपका v माइनस का e, और यहाँ पे क्या आ जाएगा साई, और इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। क्या हो जाएगा 0। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपके पास मैंने एक डिफरेंशियल इक्वेशन की फॉर्म बना दी, यानी श्रोडिंगर इक्वेशन की एक इजीएस्ट सबसे इजी वाली फॉर्म है वो यहाँ पे बना दी। अब मुझे यहाँ पे क्या करना है, अब मुझे यहाँ पे करना है कि आपकी जो सरल आवृत्ति दोलित्र के लिए जो स्थितिज ऊर्जा का मान है वो कितना है। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कि जो सरल आवृत्ति दोलित्र के लिए स्थितिज ऊर्जा होगी यानी पोटेंशियल एनर्जी होगी V। क्या होगी? स्थितिज ऊर्जा। यहाँ मैं लिख सकता हूँ इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो कितनी होगी, V इज इक्वल टू 1/2 kx स्क्वायर। और आपने ये टर्म पढ़ी है कि k की वैल्यू अपन कैसे निकालते हैं, ओमेगा इज इक्वल टू अंडर रूट k बाय m होता है। तो यहाँ से मैं वैल्यू निकाल लेता हूँ कि k की वैल्यू क्या आ जाएगी, देखो ओमेगा नॉट स्क्वायर और k बाय m आ जाएगा। क्लियर? तो ये जो ओमेगा नॉट स्क्वायर है इसकी जगह क्या निकालना है मुझे, k की वैल्यू निकालनी है। तो k की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास m ओमेगा नॉट स्क्वायर। तो जो v की वैल्यू आ जाएगी वो क्या आ जाएगी 1/2 k की जगह क्या आ जाएगा m ओमेगा नॉट स्क्वायर और x स्क्वायर। क्लियर? तो यहाँ पे ये वाली टर्म आ जाएगी। अब नेक्स्ट क्या करना है अपन को, नेक्स्ट इसमें जो v की वैल्यू आई है वो v की वैल्यू रखनी है। तो वो v की वैल्यू रखूंगा तो क्या आ जाएगा, देखो यहाँ पे जब मैं ये v की वैल्यू रखूंगा तो d2 साई अपॉन में dx स्क्वायर इज इक्वल टू, ये डायग्राम में हटा देता हूँ क्योंकि अब डायग्राम की जरूरत किसी को नहीं है, ये केवल समझने के लिए था। अब मुझे क्या करना है, देखो यहाँ पे d2 साई अपॉन में dx स्क्वायर हो गया आपके पास, माइनस का क्या है 2m बाई एच कट स्क्वायर, तो माइनस का 2m बाई एच कट स्क्वायर हो गया। v की जगह मुझे क्या रखना है 1/2, v की जगह मुझे क्या रखना है 1/2 m ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर, और माइनस का क्या आपके पास जो e है वो मैं क्या करता हूँ e एक बार ऐसे का ऐसे ले लेता हूँ, और यहाँ पे क्या, या फिर इस ब्रैकेट को मैं ऐसे बना लेता हूँ। ठीक है, ये हो जाएगा आपके पास, ये क्या हो जाएगा आपका d2 साई अपॉन में dx स्क्वायर, माइनस का माइनस तो ऐसे का ऐसे रख दो, ये वाली जो टर्म है वो एक बार इसके साथ ले लो। क्या ले लो, मैं इन दोनों के साथ ले लेता हूं। तो ये क्या हो जाएगी 2m अपॉन में h कट स्क्वायर 1/2 m ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर। क्लियर? ये माइनस ऐसे का ऐसे, ये तो माइनस तो मैंने ऐसे का ऐसे रख दिया, तो 2me अपॉन में h कट स्क्वायर हो गया। ठीक है, यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इसको ओमेगा नॉट से मल्टीप्लाई करता हूँ। क्यों करता हूँ वो भी आपको पता लगेगा। ओमेगा नॉट से मैंने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, और साई इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो d2 साई अपॉन में dx स्क्वायर माइनस ऐसे का ऐसे, देखो यहाँ पे जो जो कैंसल आउट हो रहा है तो वो तो हटा दो। तो यहाँ पे कैंसल आउट क्या हो रहा था 2 से 2, तो यहाँ पे क्या बचेगा आपके पास m स्क्वायर, क्या बचेगा m स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर अपॉन में क्या बचेगा h कट स्क्वायर, और यहाँ पे क्या बचेगा आपका x स्क्वायर। यही टर्म बचेगी, m और m क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा, ओमेगा नॉट स्क्वायर और x स्क्वायर माइनस का क्या हो जाएगा आपके पास। यहाँ पे मैं एक टर्म लिखता हूँ, वो टर्म क्या लिखूंगा, देखो यहाँ पे यदि ये 2 अंदर आ गया तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, क्या बताओ क्या लिख सकता हूँ 2me अपॉन में h कट स्क्वायर, तो हो गया क्या हो गया 2me अपॉन में h कट स्क्वायर, मल्टीप्लाई डिवाइड किया मैंने ओमेगा नॉट से। तो यहाँ पे मैं एक टर्म मानता हूँ, यहाँ पे मैं एक टर्म क्या मानता हूँ कि जो अल्फा होगा वो m ओमेगा नॉट स्क्वायर अपॉन h कट स्क्वायर, यानी ये जो वैल्यू है वो किसके इक्वल होनी चाहिए आपके पास अल्फा के, या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि ये जो वैल्यू होगी वो किसके इक्वल होगी अल्फा के। ठीक है, तो मैं लिख सकता हूँ कि अल्फा स्क्वायर क्या आ जाएगा आपके पास m ओमेगा स्क्वायर अपॉन में h कट। ठीक है, क्या आ जाएगा आपके पास, या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो। तो ये तो क्या बन जाएगा आपका एक तरह से m ओमेगा नॉट अपॉन में h कट स्क्वायर होता है, तो इसकी जगह मैंने क्या काम में लूंगा अल्फा। तो देखो यहाँ भी अल्फा जैसी कुछ टर्म बन जाएगा m ओमेगा नॉट, यदि मैं h कट क्या ले लूं एक साथ ले लूं, क्या ले लूं मैं h m ओमेगा और h कट। तो देखो m ओमेगा और h कट एक साथ ले लिया,
एम ओमेगा और एच कट मैंने क्या ले लिया, एक साथ ले लिया, ये एक ब्रैकेट बना दिया। और क्या बचा, एम ओमेगा एच कट आ गया, तो आपके पास क्या बचा, 2 बचा, ई बचा, अपॉन में क्या बचा, एक ओमेगा नॉट बचा, और क्या बचा आपके पास, एच कट बचा। देखो सभी टर्म आ जाएगी आपके पास, साई इज इक्वल टू 0। बताइए क्या सभी टर्म आ गई। यहाँ पे क्या था आपके पास, एम ओमेगा नॉट एच कट, तो यहाँ क्यों लिया, क्योंकि एम ओमेगा एच कट मैंने क्या माना है, अल्फा के इक्वल माना है। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ, देखो इसकी वैल्यू यदि लिखनी है तो एम ओमेगा नॉट अपॉन में एच कट है, ये किसके इक्वल है, अल्फा स्क्वायर के। बट यहाँ पे क्या हो रहा है, आपका स्क्वायर हो रहा है, यानी ये पूरे का क्या स्क्वायर है, तो ये क्या आ जाएगा आपका डी टू साई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर, माइनस का क्या हो जाएगा आपका पास, देखो ये पूरे का स्क्वायर है, यानी ये सिंगल वैल्यू हो, तो ये क्या हो जाएगा, एम ओमेगा नॉट अपॉन में एच कट का भी क्या होगा, कंप्लीट ब्रैकेट का स्क्वायर होगा, उसकी जगह ये वैल्यू रखोगे, तो ये क्या आ जाएगा आपके पास, अल्फा 4 एक्स स्क्वायर, माइनस यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, एम ओमेगा नॉट अपॉन में एच कट है, तो वो क्या हो जाएगा आपका अल्फा स्क्वायर। और यहाँ पे ये कांस्टेंट है 2e को, देखो e क्या है, एनर्जी है, ओमेगा नॉट क्या है, एच क्या है, कांस्टेंट की टर्म को डिफाइन करता है। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कि यहाँ पे एक मैं वैल्यू मान लेता हूँ, क्या लेमड़ा, क्या मान लेता हूँ, लेमड़ा इज इक्वल टू, या लेमड़ा स्क्वायर इज इक्वल टू साई इज इक्वल टू 0। अब ये लेमड़ा स्क्वायर क्यों मानते हैं, यहाँ पे जो कांस्टेंट था वो क्या था, 2e अपॉन में ओमेगा नॉट और एच कट, ये वाली वैल्यू अपने पास कांस्टेंट आएगी, बताओ सही है क्या। जो अपन ने कांस्टेंट लिया है वो क्या लिया अपन ने पास, एक लेमड़ा की वैल्यू ली है 2e अपॉन में एच कट ओमेगा नॉट, क्या लिया अपन ने, 2e अपॉन में एच कट ओमेगा नॉट। इसको आप लेमड़ा स्क्वायर ने लेकर लेमड़ा ही ले लो, लेमड़ा क्यों लेना है वो भी आपको पता लगेगा, ये हर्माइट फलन में बनेगा। तो अपन ने क्या किया, देखो यहाँ पे अपनी डिफरेंशियल इक्वेशन बन रही है, क्या बना रहा हूँ, पहले तो मैं इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन को इजी बनाने के लिए एक फंक्शन में ला रहा हूँ। तो उसके लिए मैंने क्या किया कि सबसे पहले श्रोडिंगर इक्वेशन ली, श्रोडिंगर इक्वेशन को मैंने इस फॉर्म में बनाया, फिर मैंने क्या किया, यहाँ पे b की वैल्यू क्या होती है 1/2 के एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर की फॉर्म में मैंने ये वैल्यू रखी, के की जगह मैंने वैल्यू क्या कर दी, पुटअप कर दी। यहाँ पे आपकी इक्वेशन ये आएगी, जो टर्म कैंसिल आउट हो रही थी वो से हटा दी, और जो जो कांस्टेंट अपने एक एक टर्म मानी है, अल्फा को मैंने माना एम नॉट ओमेगा नॉट, एम नॉट तो है ही नहीं वैसे, एम ही है, यहाँ पे क्या है, एम ही, एम ओमेगा नॉट एच कट है, ये इसको मैंने अल्फा के इक्वल माना, किसमें, अंडर रूट में, तो ये क्या हो जाएगा, अल्फा स्क्वायर इक्वल टू एम ओमेगा एच कट। तो देखो ये पूरे का क्या आ रहा है, स्क्वायर है, ये पूरे का स्क्वायर है, तो ये क्या बन जाएगा आपका अल्फा 4, यहाँ पे एक्स स्क्वायर, बीच में माइनस ऐसे का ऐसे, और यहाँ पे ये वाली टर्म क्या बनाएगी, अल्फा स्क्वायर, और ये क्या बनाएगा आपका लैम्डा। तो अपने पास ये क्या आ जाएगी, एक तरह से डिफरेंशियल इक्वेशन की फॉर्म आ जाएगी, क्या आ जाएगी, डिफरेंशियल इक्वेशन की फॉर्म आ जाएगी। बताओ यहाँ तक किसी को कोई डाउट है क्या, यहाँ तक मुझे कमेंट करके बताइए कि क्या किसी को कोई डाउट है क्या। नहीं है, चले आगे। नेक्स्ट चले, ठीक है। अब अपन यहाँ पे क्या करते हैं, देखो यहाँ पे अपन अब क्या करते हैं, अपन ने कुछ कांस्टेंट मान लिया, यानी अपन ने क्या बना लिया, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, या अपन ने जो भी टर्म बनाई वो क्या बनाई, अल्फा की टर्म में अपन ने बना ली। अब अपन को यहाँ पे क्या करना है, अब अपन को यहाँ पे क्या करना है, एक टर्म कंसीडर करता हूं मैं, y इज इक्वल टू अल्फा एक्स, क्या टर्म कंसीडर करता हूँ, y इज इक्वल टू अल्फा एक्स, क्या कर ली मैंने, y इज इक्वल टू अल्फा एक्स। अब क्यों कर रहा हूँ, ये अभी यहाँ से पता नहीं लगेगा, वो भी आगे जाके पता लगेगा क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे हर्माइट अवकल समीकरण में इसको कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पे यदि मैं इसका डेरिवेटिव करता हूँ, किसका, dy अपॉन में dx का, dy अपॉन में dx करता हूँ, तो यहाँ पे अल्फा एक कांस्टेंट है और x की वैल्यू क्या आ जाएगी 1। जब मैं यहाँ पे dx की वैल्यू, या फिर इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, dy इज इक्वल टू अल्फा dx लिख सकता हूँ। यदि मैं इसका पूरे का वर्ग करूं, इस पूरे का वर्ग करूं, तो ये क्या आ जाएगा आपके पास, ये कुछ ऐसे आ जाएगी, dy स्क्वायर, क्या आ जाएगा, dy स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा, और क्या आ जाएगा आपके पास, dx स्क्वायर, इस टाइप से आएगी। यानी मैं dx स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से निकाल सकता हूँ, तो dx स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास, dy स्क्वायर अपॉन में अल्फा आ जाएगी, क्या आ जाएगी, dy स्क्वायर अपॉन में अल्फा। अब ये वाली वैल्यू ही मैं कहाँ पे पुटअप करूंगा, इसमें, क्योंकि मैं जो फंक्शन बनाऊंगा जो x की टर्म में, उसको कंप्लीट एक y की टर्म में बनाना चाहता हूँ। तो y इक्वल टू क्या ले लिया, अल्फा x, तो यहाँ पे जो dx स्क्वायर की वैल्यू है वो मैंने किस फॉर्म में बना दी, dy अपॉन में अल्फा की फॉर्म में, क्लियर। तो अब यहाँ पे मैं क्या करूंगा, जो ये वाली इक्वेशन है, ये वाली इक्वेशन यहाँ पे क्या बन जाएगी, देखो d2 साई क्या बन जाएगा, d2 साई अपॉन में जो dx स्क्वायर है उसकी जगह की क्या आ जाएगा, dy स्क्वायर, और ये अल्फा क्या आ जाएगा आपके पास, देखो यहाँ पे अल्फा भी क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, वर्ग किया है तो यहाँ पे जो अल्फा स्क्वायर है वो क्या आ जाएगा, इसके साथ आ जाएगा। माइनस का क्या था आपके पास, माइनस का क्या था, अल्फा 4, तो ये हो जाएगा आपका अल्फा 4, और ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर
माइनस का क्या हो जाएगा आपके पास अल्फा स्क्वायर और लेमडा, और यहाँ पे क्या था आपका साई इज इक्वल टू 0। क्लियर। अब मुझे यहाँ पे क्या करना है, एक डिफरेंशियल फॉर्म बन, जानते हो आप कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालना हो तो यहाँ पे क्या आता है, जो अल्फा स्क्वायर है, ये अल्फा स्क्वायर यहाँ पे यहाँ से हटा क्या करेंगे, पूरे में डिवाइड लगाएंगे, क्या करेंगे, पूरे में डिवाइड लगाएंगे। तो ये क्या हो जाएगा आपके पास, जब मैं अल्फा स्क्वायर यहाँ से हटाऊंगा तो ये बनेगा आपका डी टू साई अपॉन में डी बाई स्क्वायर माइनस का एल्फा स्क्वायर, यदि मैं कॉमन लेके हटा दूं या डायरेक्ट हटा दूं तो ये क्या बचेगा आपके पास, एल्फा स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस का लेमडा साई इज इक्वल टू 0। क्लियर। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, एक तरह से सॉल्यूशन आ जाएगा। इतना आप लिखिए, इसके बाद अपन इसको आगे कवर अप करते हैं। तो देखो सबसे पहले अपन ने किया कुछ नहीं है, सबसे पहले श्रोडिंगर टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर काल नासिक श्रोडिंगर समीकरण काम में लिए, वहां पे ला के बी की वैल्यू रखी है। बी की वैल्यू रखने के बाद मैंने क्या किया, एक कांस्टेंट माने कि अल्फा की वैल्यू एम ओमेगा अपॉन में एच कट, लेमडा की वैल्यू 2 ई अपॉन में एच कट ओमेगा के इक्वल मान के मैंने ये सॉल्यूशन लिखा है। और इसको मैंने क्या किया है, इस टर्म को हर्माइट बनाने के लिए मैंने इस टर्म को एक्स की टर्म को वाई में कन्वर्ट किया, इसलिए मैंने यहाँ पे क्या माना, कोई फंक्शन होता है, क्या होता है, कोई फंक्शन होता है y इज इक्वल टू एल्फा एक्स माना है। और यहाँ पे यदि मैं इसका डेरिवेटिव करता हूँ dx की टर्म को हटाने के लिए, तो यहाँ पे ये वैल्यू आ जाएगी। ये वैल्यू आने के बाद मैंने ये वैल्यू इसमें पुटअप कर दी, तो आपके पास ये वाली इक्वेशन बन जाएगी। यानी क्या बना, डी टू साई अपॉन में डी वाई स्क्वायर माइनस एल्फा स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस लैम्डा साई इज इक्वल टू 0। क्लियर। एल्फा स्क्वायर का मैंने भाग लगाया, इसलिए एल्फा स्क्वायर वहां से सब जगह से हट जाएगा। तो एक बार आप इतना लिखिए, फिर मैं इसको आगे बढ़ाता हूँ। यदि समीकरण नंबर देने तो मैं इसको दे दूं क्या, जो जो जरूरत है उनको तो देने पड़ेंगे। देखो इसको तो दे दो एक, बी को दो, एक ये जो कांस्टेंट निकाले इसको दे देना आप 3, क्योंकि ये कांस्टेंट आगे काम आने वाले हैं। इसको दे दो 4, इसको 5 और इसको 6। ठीक है, इस तरीके से इक्वेशन नंबर दे दो। थोड़ी लिखने की स्पीड रखना ताकि जल्दी से अपन इसको खत्म कर सके।
लिख लिया तो चले आगे। लिख लिया। ये कांस्टेंट अभी ऐसे रहने दो, ठीक है। देखो इसके आगे कुछ थ्योरी की लाइन लिखनी है, वो लिख लीजिए पहले कि समीकरण 6 यहाँ पे लिख लीजिए। इसके बाद कुछ थ्योरी की लाइन लिखवा रहा हूं। समीकरण 6 एक विमीय सरल आवर्ती दोलित्रकार। समीकरण 6 एक विमीय सरल आवर्ती दोलित्र की द्वितीय कोटि की अवकल समीकरण है। समीकरण 6 एक विमीय सरल आवर्ती दोलित्र की द्वितीय कोटि की अवकल समीकरण है। अतः इस अवकल समीकरण में उपस्थित तरंग फलन के तथा इस अवकल समीकरण में उपस्थित तरंग फलन साई के निम्न गुणधर्म होंगे। निम्न गुणधर्म होंगे। समीकरण 6 एक विमीय सरल आवर्ती दोलित्र का द्वितीय कोटि का अवकल समीकरण है, अतः इसमें उपस्थित तरंग फलन साई के निम्न गुणधर्म होंगे। तो वो गुणधर्म क्या होंगे? क्या मुझे कोई बता सकता है कि साई के गुणधर्म क्या क्या थे? वो जितने भी साई के गुणधर्म होते हैं वो सारे क्या होंगे? इसी साई के भी गुणधर्म होंगे। यानी जो भी अपन ने पहले पढ़े हैं, जो प्रसामान्यीकृत या तरंग फलन का जो भी वेव फंक्शन है, अपने पास कोई भी वेव फंक्शन है साई, उसकी सारी प्रॉपर्टी होती है वो इसमें भी अप्लाई होगी। यानी सबसे पहले तो क्या होना चाहिए कि साई कैसा होना चाहिए? एकल मानी होना चाहिए, सिंगल वैल्यू होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए अपने पास? एकल मानी होना चाहिए, यानी सिंगल वैल्यू होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए आपके पास? सिंगल वैल्यू होनी चाहिए। फिर क्या होना चाहिए? साई परिमित होना चाहिए, यानी फाइनाइट होना चाहिए। साई कैसा होना चाहिए? फाइनाइट होना चाहिए, ठीक है। फिर क्या होना चाहिए आपके पास? थर्ड क्या है? साई सममित होना चाहिए। सममित का मतलब क्या है आपके पास? कि जो भी आपके पास सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर का केस है, ऑसिलेटर का केस है, यदि आप इसमें देखोगे तो आधा, यदि कोई पार्टिकल है, यदि एक्स डायरेक्शन या एक्स आयाम इधर विस्थापित होता है तो वो इधर भी क्या होगा? एक्स आयामी विस्थापित होगा। यानी इधर वाली डिस्टेंस और इधर वाली डिस्टेंस दोनों कैसी होगी? इक्वल होगी। ये इसलिए क्या कहलाता है? सममित केस कहलाता है। तो मैं कह सकता हूं कि साई कैसा होना चाहिए आपके पास? सिमेट्रिक होना चाहिए। कैसा होना चाहिए आपके पास? सिमेट्रिक होना चाहिए। फिर मैं कह सकता हूं कि और क्या होना चाहिए आपके पास? बताओ जल्दी से इसकी वैल्यू। कि साई एकल मानी होना चाहिए, सममित होना चाहिए, और कैसा होना चाहिए? साई प्रसामान्यीकृत होना चाहिए। प्रसामान्यीकृत मतलब नॉर्मलाइज होना चाहिए। तो ये तो आप पहले से ही जानते हो कि नॉर्मलाइज नहीं है, तो इसको नॉर्मलाइज करना पड़ेगा। और इसमें अपन क्या वैल्यू लिख सकते हैं? और इसमें अपन क्या वैल्यू लिख सकते हैं कि साई होना चाहिए वो एक सतत होना चाहिए, कंटिन्यूस फॉर्म में होना चाहिए। अब यदि मैं बात करता हूं कि यदि मैं x इज इक्वल टू क्या लेता हूं, यहाँ पे इन्फानाइट लेता हूं। क्या लेता हूं? x इज इक्वल टू इन्फानाइट लेता हूं। यदि मैं मानता हूं कि यदि कोई आपके पास x इज इक्वल टू इन्फानाइट है, यदि मैं x इज इक्वल टू इन्फानाइट का मतलब क्या है कि जो ऑसिलेटर था वो मैंने यहाँ पे लाके छोड़ा था, x डायरेक्शन उसकी इधर है, इधर क्या माइनस एक्स है, मैंने माइनस एक्स में विस्थापित करके उसे छोड़ा था, तो वो पार्टिकल इस टाइप से जाएगा, इस टाइप से। यानी जब मैं एक्स दूरी, एक्स विस्थापन है वो क्या ले लिया? इन्फानाइट ले लिया। यानी वो पार्टिकल कहाँ जाएगा? इन्फानाइट तक जाएगा। यदि इन्फानाइट तक जाएगा तो देखो जहां पे अपन ने किया लिया है
अपन एक टर्म मानिए y इक्वल टू एल्फा एक्स, यदि x इन्फानाइट है तो यहाँ से आपका y भी क्या आ जाएगा, आपका इन्फानाइट आ जाएगा, क्या आ जाएगा, y भी इन्फानाइट आ जाएगा। और जब y इक्वल टू इन्फानाइट आ जाएगा और जब x इन्फानाइट है y इन्फानाइट है, तो आप जानते हो कि कोई भी वेव फंक्शन है वो यदि अनंत दूरी पर बात करता है तो उसकी साई की वैल्यू कितनी होती है, 0। तो इस स्थिति में आपका साई का मान क्या हो जाता है, इस कंडीशन में आपका जो साई का मान है, इस स्थिति में साई कितना हो जाता है, आपका 0 हो जाता है। क्लियर। तो यहां से मैं एक टर्म कंसीडर करता हूं, ये टर्म क्या कंसीडर करूंगा, देखो यहाँ पे कि यदि देखो ये सब क्या आपके पास, ये मैंने शॉर्ट में लिखा है आपको जो है गुणधर्म है साई के, तो ये अपन ने पहले भी पढ़ रखे हैं कि साई क्या होना चाहिए, सिंगल वैल्यू होनी चाहिए, साई का मान फाइनाइट होना चाहिए, साई सिमेट्रिक होना चाहिए, प्रसामान्यीकृत यानी नॉर्मलाइज होना चाहिए, और क्या होना चाहिए, कंटिन्यूस होना चाहिए उसकी वैल्यू यानी सतत होना चाहिए। और यदि x इज इक्वल टू इन्फानाइट लेता हूं तो इसकी जगह y भी क्या बन जाएगा, आपका इन्फानाइट। जब y इज इक्वल टू इन्फानाइट बनेगा यानी अपन इन्फानाइट विस्थापन किसकी बात कर रहे हैं, इन्फानाइट विस्थापन। और अपन जानते हैं कि जब मैं अनंत दूरी की बात करता हूं तो वहां पर साई की वैल्यू क्या हो जाती है, 0। इसलिए यहाँ पे मैं इस कंडीशन में साई इज इक्वल टू भी क्या लूंगा, आपका 0 लूंगा। क्लियर, ठीक है। अब अपन बात करते हैं इसके आगे की, तो इसके आगे देखो यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पे आपके पास देखो दो टर्म आ रही है, क्या टर्म आ रही है आपके पास, दो टर्म आ रही है। टर्म क्या आ रही है, डी टू साई अपॉन में डी वाई स्क्वायर माइनस का एल्फा स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस लैम्डा साई। ठीक है। अब देखो यहाँ पे दो टर्म है आपके पास, जो एल्फा है, जो एल्फा है या ये वाली टर्म है, ये वाली टर्म और ये वाली टर्म, इसमें मैं क्या करूंगा, एक टर्म को यहाँ पे क्या कराऊंगा, हटाऊंगा, और एक टर्म आपके पास क्या रहेगी, यहीं पे रहेगी। यानी मैं एक टर्म को कंपेयर करके हटाऊंगा। अब कौन सी टर्म हटाऊंगा, बस देखो यहाँ पे, यदि इसकी वैल्यू क्या है आपके पास, एल्फा स्क्वायर और एक्स स्क्वायर है, क्या है आपके पास, एल्फा स्क्वायर एक्स स्क्वायर है, तो आप यहाँ से जानते हो कि जो y की वैल्यू होती है वो क्या होती है आपके पास, एल्फा एक्स। यानी ये जो x है वो क्या हो रहा है, यहाँ पे y के साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। तो यहाँ पे मैं कह सकता हूँ कि यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर है तो ये टर्म बड़ी है, यानी अधिकतम विस्थापन है, एक्स क्या आपका विस्थापन है, एल्फा क्या है, एल्फा अपन ने जो कंसीडर किया है वो क्या आपके पास एम ओमेगा और नॉट अपॉन में एच कट है। यदि मैं इस टर्म को कंपेयर करके हटाऊं तो इसमें से कंपेयर करने वाली टर्म कौन सी है, ये वाली, क्यों, 2e अपॉन में ओमेगा नॉट एच। अब देखो इसकी वैल्यू क्या है, कम होगी, और इसकी वैल्यू क्या होगी, ज्यादा होगी। तो मैं कह सकता हूं कि इस जो इक्वेशन नंबर 6 है वहां से मैं कंपेयर करके हटाऊंगा तो ये वाली टर्म यहाँ से क्या कर लेते हैं, नेगलेक्ट, क्योंकि ये सब क्या व्यक्त कर रहा है, कांस्टेंट को व्यक्त कर रहा है। 2e अपॉन में ओमेगा नॉट एच कट क्या है, कांस्टेंट को व्यक्त कर रहा है, इसलिए मैं इस टर्म को यहाँ से क्या करूंगा, हटाऊंगा। तो यहाँ पे आपके पास टर्म क्या आ जाएगी, कुछ अलग आ जाएगी। तो मैं लिख सकता हूं यहाँ पे, क्लियर है, अब सबको ये तो समझ आ ही गया होगा, तो इसको तो मैं हटा ही देता हूँ। कंपेयर करके टर्म हटाऊंगा, वो कंसेप्ट आप ध्यान रखना कि ये कैसे करना है। देखो क्या करूंगा, समीकरण 6 में y के सापेक्ष, समीकरण 6 में, समीकरण 6 में y के सापेक्ष लैम्डा को नगण्य मानने पर, यदि मैं लैम्डा को नगण्य मानता हूं तो यहाँ पे क्या हो जाएंगे, देखो यहाँ पे जब मैं लैम्डा को नगण्य मानूंगा तो आपके पास जो सॉल्यूशन आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, यहाँ पे d2 साई अपॉन में dx स्क्वायर, क्या बचेगा आपके पास, माइनस का एल्फा स्क्वायर एक्स स्क्वायर, सॉरी यहाँ पे क्या था आपके पास, y था, यहाँ पे क्या था आपके पास, y था, तो ये क्या बन जाएगा आपके पास, y एल्फा स्क्वायर एक्स स्क्वायर, और इधर क्या हो जाएगा आपका साई इज इक्वल टू 0, ये हो जाएगा आपके पास। इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, अपन ने टर्म मानी थी कि y इज इक्वल टू क्या माना है, एल्फा एक्स माना है, क्या माना है, एल्फा एक्स, तो ये क्या बन जाएगा आपके पास, d2 साई अपॉन में dy स्क्वायर माइनस का क्या बन जाएगा y इज इक्वल टू एल्फा एक्स था तो y स्क्वायर क्या बन जाएगा, एल्फा एक्स का क्या बन जाएगा, y स्क्वायर साई इज इक्वल टू 0। ये भी क्या बन गई आपकी द्वितीय कोटि की अवकल समीकरण बन रही है। और इसका सॉल्यूशन आप सभी जानते भी है कि यदि प्लस आता है तो इसका सॉल्यूशन e की पावर में आयोटा की टर्म में लेते हैं, और यदि माइनस है तो e की पावर में क्या लेंगे, बिना आयोटा की टर्म में लेंगे। तो यहाँ मैं इसको समीकरण नंबर दे देता हूँ 7। अतः समीकरण 7 क्या होगी, यहाँ पे आपके इसके भी दो सॉल्यूशन होंगे। यहाँ मैं लिख सकता हूँ कि इक्वेशन 7 है, जो समीकरण 7 है द्वितीय कोटि का अवकल समीकरण है, द्वितीय कोटि का अवकल समीकरण है। अतः इसके भी दो हल होंगे, इसके भी क्या होंगे, दो हल होंगे। दो हल कौन कौन से होंगे, तो वो क्या होंगे आपके पास, जो दो हल होंगे वो क्या होंगे आपके पास, साई इज इक्वल टू ए ई की पावर माइनस वाई स्क्वायर बाय 2
क्या है आपके पास? सॉरी सॉरी सॉरी, अपन ने कुछ मिस्टेक थोड़ी की है। सही है, चलो सही है। यहाँ पे एक आपको कंफ्यूजन होगा थोड़ा सा कि देखो यहाँ पे क्या करता हूँ, समीकरण 7 द्वितीय कोटि का अवकल समीकरण है, अर्थात इसके दो हल होंगे। साई इज इक्वल टू ए ई की पावर माइनस का वाई स्क्वायर बाय 2 मान लिया, प्लस क्या मान लिया, सॉरी प्लस का, और बी ई की पावर माइनस वाई स्क्वायर बाय 2 मान लिया। क्लियर? अब मैंने ये वाई स्क्वायर बाय 2 किस लिए माना, सबसे पहले तो ये कंफ्यूजन होगा आपको। तो कोई मुझे कमेंट करके बता सकता है क्या ये वाई स्क्वायर बाय 2 कैसे लिया मैंने? कोई मुझे कमेंट करके ये बता सकता है क्या कि आपके पास जो टर्म बनी वो क्या बनी, वाई स्क्वायर डी टू साई अपन में डी वाई स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर साई इक्वल टू 0, ये आपके पास क्या थी, कोई डिफरेंशियल इक्वेशन थी। इसका सॉल्यूशन मैं कुछ इस फॉर्म में ले रहा हूँ, ए ई की पावर वाई स्क्वायर बाय 2 बी ई की पावर माइनस वाई स्क्वायर बाय 2। क्या कोई कमेंट करके बता सकता है कि इसका सॉल्यूशन मैंने इस फॉर्म में ही क्यों लिया? बता सकते हो या नहीं? देखो अब यहाँ पे ये, यदि यहाँ पे मैं व्यक्त कर रहा हूँ कोई भी सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर को, देखो यहाँ पे यदि मैं इस तरीके से सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर को मैंने व्यक्त किया, ठीक है, इस तरीके से व्यक्त किया। अब मैं कहता हूँ कि यहाँ पे क्या आ रहा है, y आ रहा है, तो y यहाँ पे क्या होगा आपका, y इक्वल टू क्या माना हुआ अपन ने, y इक्वल टू एल्फा एक्स, यानी यदि x यहाँ पे क्या था, विस्थापन था, डिस्प्लेसमेंट था, तो यहाँ पे y भी क्या होगा, विस्थापन ही होगा। अब यदि मैं कहता हूँ कि इसका सॉल्यूशन लिखना है, तो इसका सॉल्यूशन कैसे लिखा, यदि मैं इसका डायरेक्ट सॉल्यूशन लिखूंगा ए ई की पावर y, क्या लिख सकता हूं मैं, ए ई की पावर ऐसे भी लिख सकता था, ए ई की पावर y, क्या लिख सकता था, ए ई की पावर y प्लस बी ई की पावर माइनस वाई लिख सकता था, क्योंकि अपन ने इस टाइप के सॉल्यूशन वैसे ही लिखे थे। बट यहाँ पे क्या होगा, हाफ पार्ट है, क्या है आपका, हाफ पार्ट है, यानी इसका जो सॉल्यूशन होगा वो क्या है, इधर अधिक आधा विस्थापन इधर होगा और आधा विस्थापन इधर होगा, इसलिए मैंने यहाँ पे क्या लिया, हाफ हाफ कर लिया, यानी जो इसका सॉल्यूशन लिया ए ई की पावर वाई स्क्वायर बाय 2 और बी ई की पावर माइनस वाई स्क्वायर बाय 2 की टर्म में लिया है। और ये भी इसीलिए लिया है क्योंकि ये आपका कैसा है, सिमेट्रिक केस है, सिमेट्रिक केस है तो अपने पास आधे आधे की बात करेगा, यानी इसके दो सॉल्यूशन होंगे, तो दो सॉल्यूशन में क्या व्यक्त कर रहा है, ए ई की पावर वाई स्क्वायर बाय 2 इधर से आ रहा है, और जो बी ई की पावर माइनस वाई बाय 2 वो इधर, यानी एक इधर वाला पार्ट व्यक्त करेगा और एक इधर वाला पार्ट व्यक्त करेगा, इसलिए अपन ने दोनों के सॉल्यूशन क्या मान लिए, इक्वल होंगे, क्या इक्वल, ए ई की पावर वाई स्क्वायर बाय 2, बट ये कैसा होना चाहिए, इसका विस्थापन आएगा वो माइनस में आएगा, इसका आएगा वो प्लस में आएगा। क्लियर? तो इसलिए मैंने इसके सॉल्यूशन लिए वो क्या लिए, ए ई की पावर वाई स्क्वायर बाय 2 और बी ई की पावर माइनस वाई स्क्वायर बाय 2। छोटा सा कंफ्यूजन होगा, आपको ध्यान रखना कि इस इक्वेशन का सॉल्यूशन आपको क्या लेना है, यहाँ पे ये लेना है। इसके बाद अपन क्या करते हैं, यहाँ पे बाउंड्री कंडीशन लगाते हैं। जब अपने पास सॉल्यूशन आ गया तो अपन क्या लगाएंगे, परिसीमा प्रतिबंध से, क्या लगाएंगे, परिसीमा प्रतिबंध, यानी बाउंड्री कंडीशन क्या कहती है आपके पास, यदि मैं क्या ले लूं, y इज इक्वल टू क्या ले लूं, इनफाइनाइट ले लूं, क्या ले लूं, y इज इक्वल टू क्या ले लूं मैं, इनफाइनाइट ले लूं, क्या ले लूं, y इज इक्वल टू मैं इनफाइनाइट ले लूं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यदि साई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए ई की पावर, देखो यहाँ पे y इज इक्वल टू इनफाइनाइट का मतलब है कि x भी क्या होगा आपका, इनफाइनाइट होगा। x यहाँ से अपन देखते हैं कि x इनफाइनाइट है तो y भी क्या होना चाहिए, इनफाइनाइट, y इनफाइनाइट है तो साई क्या होना चाहिए आपका, 0। क्लियर? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए ई की पावर इनफाइनाइट बाय ये क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट प्लस बी ई की पावर माइनस इनफाइनाइट, ये हो जाएगा। और जब इनफाइनाइट की बात कर रहा हूँ यहाँ पे मैं, y इज इक्वल टू इनफाइनाइट की बात कर रहा हूँ, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा आपका 0। और आप जानते हो कि जो टर्म होती है वो क्या होती है, ई की पावर माइनस इनफाइनाइट क्या होता है आपका, 0 होता है। क्लियर? तो जब ये वाली टर्म 0 होती है तो आपके पास क्या बचेगा, आपके पास जब ये वाला टर्म आपके पास 0 हो गया तो आपके पास क्या बचा, ई की पावर इनफाइनाइट। तो यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, ए की वैल्यू यहाँ पे, ई इनफाइनाइट की वैल्यू कभी भी 0 के इक्वल नहीं हो सकती, तो यहाँ पे वैल्यू किसकी इक्वल होगी आपके पास, ए इज इक्वल टू 0 की। जब यहाँ पे ए इज इक्वल टू 0 इक्वल होगा तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कि ये वाली इक्वेशन में यदि वापस रखता हूँ तो साई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये टर्म 0 हो जाएगी, तो आपके पास क्या बचेगा, बी ई की पावर माइनस वाई स्क्वायर बाय 2, क्या बचेगा, बी साई इज इक्वल टू क्या बचेगा, बी ई की पावर माइनस वाई स्क्वायर बाय 2। अब देखो इसमें आगे क्या करना है, अब यहाँ पे मैं मानता हूँ कि जो बी है वो क्या आपका एक हर्माइट का फलन है, यहाँ पे मैं कंसीडर करता हूँ, यहाँ पर बी है वो हर्माइट का फलन है, क्या फलन है, हर्माइट फलन है, यानी अपने पास एक हर्माइट फंक्शन होता है। यदि आपने मैथमेटिकल फिजिक्स में यूनिट नंबर 3 पढ़ी है तो वहां पे 4 तरह के स्पेशल फंक्शन होते हैं, लीजेंड्रे होता है, लाग्रांजे होता है और यहाँ पे एक हर्माइट भी होता है। तो हर्माइट फलन को यहाँ पे मैं कंसिडर कर रहा हूँ, हर्माइट का मतलब क्या होता है कि बी इज इक्वल टू क्या होगा,
एच वाई क्या होगा, एच इसको मैं इस फॉर्म में भी लिख सकता हूँ। तो इसका यदि मैं सॉल्यूशन लिखूं, यदि बी यहाँ पे हर्माइट का फंक्शन है तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कि जो साई होगा वो क्या होगा आपका बी एच क्या हो जाएगा आपके पास, या फिर आप डायरेक्ट इसको एच की टर्म में लिख दो यदि ज्यादा कंफ्यूजन है तो। बी क्या है, हर्माइट का फंक्शन है, या तो उसको आप एच वाई की फॉर्म में लिखो, ई की पावर क्या अपने पास माइनस का वाई स्क्वायर बाय टू, या फिर इसको आप क्या लिखो एच ई की पावर माइनस वाई स्क्वायर बाय टू। तो ये क्या हो जाएगा आपके पास, एक तरह से इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। तो आपके पास जो साई आया वो क्या आया आपके पास, सी आया। क्या है आपके पास, आपके पास ये था कि ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन थी इसका सॉल्यूशन बाउंड्री कंडीशन से लगाने के बाद क्या आया आपका, ये वाली वैल्यू आई है। यानी जो इसका सॉल्यूशन आया लास्ट में जाके फाइनल सॉल्यूशन वो क्या आया, साइज इक्वल टू एच ई की पावर माइनस वाई स्क्वायर बाय टू। यहाँ पर एच क्या है, यहाँ पर एच हर्माइट फलन है, यहाँ पर एच क्या आपके पास हर्माइट फलन है, ठीक है। तो ये क्या आ गया आपका साई आ गया। अब ये किसका सॉल्यूशन आया, ये सॉल्यूशन आया आपके पास किसका, इस समीकरण का ही, इसका ही सॉल्यूशन आया, या इसका मान लो क्योंकि अपन ने कंसीडर किया है, इसको नेग्लेक्ट मान के मैंने इसका सॉल्यूशन निकाला है, तो ये इसका सॉल्यूशन आया। अब ये वाली टर्म जब इसका सॉल्यूशन है तो यानी ये जब इसका सॉल्यूशन है, यानी ये जो सॉल्यूशन है वो क्या करना चाहिए, जो समीकरण 6 है इसको सेटिस्फाई भी करना चाहिए। अपन ने कंप्लीट श्रोडिंगर समीकरण ली, श्रोडिंगर समीकरण का ये वाली फाइनल टर्म लाई थी। इसके बाद जब मैंने इसका सॉल्यूशन निकाला कंप्लीट तो आपका सॉल्यूशन क्या आया, ये आया। तो यहाँ पे मैं क्या कहूंगा कि जो आपका साइज इक्वल टू एच ई की पावर माइनस वाई स्क्वायर बाय टू आया, इसका सॉल्यूशन जब ये है तो ये समीकरण जो भी है समीकरण ये इसको सेटिस्फाई करेगा। तो अपन क्या करेंगे, ये समीकरण इसको सेटिस्फाई करवाएंगे। तो पहले ये नोट कीजिए फिर मैं करवाता हूँ। अपन ने 7 ले लिया था, इसको 8 दे दो और इसको 9 दे दो। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कि समीकरण 9 है, समीकरण 9 समीकरण 6 का हल है, अतः यह उसको संतुष्ट करना चाहिए। अतः यह उसको संतुष्ट करना चाहिए। क्लियर, इसको नोट कर लीजिए। क्या किया अपन ने, सबसे पहले साई के गुणधर्म लिए, इसके बाद मैंने क्या लिया, यहाँ पे जो सॉल्यूशन आया था उसमें मैंने इजीली सॉल्यूशन करने के लिए मैंने एक टर्म को क्या मान लिया, नेग्लेक्ट कर लिया, यानी लेमडा वाली टर्म थी उसको मैंने नेग्लेक्ट कर लिया, क्योंकि ये क्या व्यक्त कर रहा है अपना, ये वाली टर्म अधिकतम विस्थापन के साथ व्यक्त हो रही है, तो ये वाली नेग्लेक्ट कर ली, कौन सी, लेमडा वाली। इसका सॉल्यूशन निकाला तो इसका सॉल्यूशन बाउंड्री कंडीशन लगाने के बाद क्या आया, यह आया। जब ये सॉल्यूशन आया तो इसको मैंने मान लिया कि जो बी है वो क्या है, हर्माइट का फंक्शन है, यानी यहाँ पर बी है वो क्या है, यहाँ पे हर्माइट फंक्शन है। जब हर्माइट फंक्शन को मैंने माना तो उसको मैंने लिख लिया एच, क्योंकि एच वाई होता है या एच होता है वो बी के इक्वल होता है, तो एच इज इक्वल टू ई की पावर माइनस वाई स्क्वायर बाय टू। और जब ये समीकरण है वो इसका सॉल्यूशन है तो वो इसको सेटिस्फाई करना चाहिए। तो सेटिस्फाई कराने के लिए अब मैं क्या करूंगा, पहले डी सही अपन में डी वाई निकालूंगा, फिर डी टू सही अपन में डी वाई निकालूंगा, और इसमें क्या करूंगा कंप्लीट ये वैल्यू रुकूंगा, तब ये सेटिस्फाई होता है या नहीं वो भी अपन आगे जाके देखेंगे। तो इसको लिख लीजिए, ये आपका समीकरण 6 था, तो ये तो आप पहले लिख चुके हो, इसको वापस मत लिखना।
इसमें कुछ स्पेशल टर्म आ रही है तो उनका ध्यान रखना, कहीं एग्जाम में आप कंफ्यूज मत हो जाना। इसकी प्रैक्टिस करोगे आप, एक दो चार, 2 से 3 बार इस डेरिवेशन को रफ कॉपी में लिखोगे तो वैसे आपको याद रह जाएगा सब कुछ। हो गया, ठीक है। अब क्या करना अपन को, देखो जो समीकरण 9 है वो समीकरण 6 का क्या है, सॉल्यूशन है, यानी इक्वेशन 9 है वो इक्वेशन 6 का सॉल्यूशन है, तो वो उसको सेटिस्फाई कराना है। तो उसको सेटिस्फाई कराते हुए अपन क्या करेंगे, यहाँ पे हर्माइट, जो हर्माइट डिफरेंशियल इक्वेशन होती है उसकी फॉर्म बनेगी और उसकी फॉर्म से अपन वहां पे उसकी 0 पॉइंट एनर्जी फाइंड करेंगे। देखो अब अपन को क्या करना है, यहाँ पे दो इक्वेशन में ऐसे कैसे रखता हूँ, चले आगे। अब यहाँ पे क्या होगा, समीकरण 9 है, समीकरण 9 किसको संतुष्ट करेगा, समीकरण 6 को। यानी सबसे पहले मुझे क्या चाहिए, यहाँ पे d2 साई अपॉन में dy स्क्वायर चाहिए। तो देखो साई आपके पास है क्या, h e की पावर माइनस वाई स्क्वायर बाय 2, ठीक है। ये आपका क्या है, यदि मैं d साई अपॉन में d क्या निकालूंगा, y निकालूंगा, तो वो क्या आएगा, डी एच अपॉन में डी वाई ई की पावर माइनस वाई स्क्वायर बाय 2 क्या हो जाएगा, u v से डेरिवेटिव होगा तो ये इसका डेरिवेटिव कर दिया, ये ऐसे का ऐसे, प्लस h का क्या रहेगा, ऐसे का ऐसे, e की पावर माइनस वाई स्क्वायर बाय 2 का ऐसे का ऐसे, और ये जो पावर है इसका डेरिवेटिव होगा तो वो क्या आ जाएगा, माइनस 2y बाय 2। 2 से 2 कैंसिल आउट, तो ये क्या आ जाएगा आपके पास, डी एच अपॉन में डी वाई ई की पावर माइनस वाई स्क्वायर बाय 2 माइनस का h ई की पावर वाई स्क्वायर बाय 2, और यहाँ पे मैंने लिख दिया y, तो ये तो क्या आ जाएगा आपके पास डी साई अपॉन में डी वाई। बट अपन को क्या चाहिए,
d2 साई अपॉन में dy स्क्वायर चाहिए, तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, वापस डेरिवेटिव करूंगा, तो वो क्या आ जाएगा आपके पास, डबल बार डेरिवेटिव होगा, दोनों का डेरिवेटिव होगा। तो देखो इसमें 2 टर्म का अवकलन होगा, इसमें 3 टर्म का अवकलन होगा, h का, y का और e का, इसमें इसका और इसका, यानी तीनों टर्म में मैं अवकलन करता हूँ। तो फर्स्ट तो क्या हो जाएगा, d2h अपॉन में dy स्क्वायर e की पावर माइनस वाई स्क्वायर बाय 2 प्लस, फिर क्या हो जाएगा dh अपॉन में dy, तो मैंने ऐसे का ऐसे रख दिया, और ये क्या हो जाएगा e की पावर माइनस वाई स्क्वायर बाय 2 है, ठीक है। इसको मैं रखूंगा तो वापस क्या आ जाएगा, माइनस 2y बाय 2, यानी एक बार मैंने इसका डेरिवेटिव किया, एक बार इसका e की पावर का किया। तो देखो इसका टर्म तो क्या हो गया, d2h अपॉन में dy स्क्वायर, और इसका क्या अवकलन हो गया, ये हो गया, इसमें भी 2 से 2 कैंसिल आउट होगा, और यहाँ पे ये बीच में माइनस है, तो ये बीच में माइनस ऐसे का ऐसे रख दिया। अब मैं क्या करूंगा, इसका भी अवकलन होगा, इसका भी होगा और इसका भी होगा, तो 3 टर्म है आपके पास, पहले मैं h का करूंगा, फिर y का करूंगा, फिर e का करूंगा। तो देखो h का करता हूँ, तो वो क्या आ जाएगा, dh अपॉन में dy, बाकी टर्म आपके पास ऐसे की ऐसे, ठीक है। फिर ये माइनस था, तो अंदर वाले सारे माइनस हो जाएंगे, तो h ऐसे का ऐसे, और y का क्या हो जाएगा 1, और e की पावर माइनस वाई स्क्वायर बाय 2, क्लियर। फिर क्या हो जाएगा आपके पास, h ऐसे का ऐसे, y ऐसे का ऐसे, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, e की पावर माइनस वाई स्क्वायर बाय 2, और माइनस का 2y बाय 2 हो जाएगा, क्लियर। तो यहाँ से देखो ये आपके पास क्या आ रही है, d2 साई अपॉन में dy स्क्वायर की वैल्यू आ रही है। तो देखो इसमें कुछ टर्म कैंसल आउट हो रही है क्या, d2h साई अपॉन में dy स्क्वायर e की पावर माइनस वाई स्क्वायर बाय 2, ठीक है। प्लस का क्या, ये माइनस आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा, ये जो माइनस है ये बाहर आ जाएगा, तो ये क्या रह जाएगा, dh अपॉन में dy, और e की y ऐसे का ऐसे, और e की पावर माइनस वाई स्क्वायर बाय 2, ये y इधर आ गया। फिर क्या रह जाएगा, माइनस का dh अपॉन में dy, y e की पावर माइनस का वाई स्क्वायर बाय 2। फिर क्या रह जाएगा, माइनस का h, y की का 1 हो गया, तो माइनस का वाई स्क्वायर बाय 2, और ये क्या रह जाएगा आपके पास, देखो यहाँ से 2 से 2 कैंसिल आउट, तो ये क्या रह जाएगा, h वाई स्क्वायर, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, y इधर आएगा वाई स्क्वायर, और e की पावर क्या रह जाएगा आपका, माइनस का वाई स्क्वायर बाय 2। अब देखो यहाँ पे जो 2 टर्म है, ये दोनों टर्म क्या आपकी सेम है, इसको मैं -2 करके लिख सकता हूँ। तो ये क्या हो जाएगा, d2 साई अपॉन में dy स्क्वायर, e की पावर माइनस का वाई स्क्वायर बाय 2, माइनस का 2dh अपॉन में dy, e की पावर 2dhy e की पावर माइनस वाई स्क्वायर बाय 2, माइनस का h e की पावर माइनस का वाई स्क्वायर बाय 2, प्लस का h वाई स्क्वायर e की पावर माइनस का वाई स्क्वायर बाय 2, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या कॉमन आ रहा है, e की पावर माइनस वाई स्क्वायर बाय 2 सभी में आ रहा है, कॉमन ले सकता हूँ। तो क्या करूंगा, e की पावर माइनस वाई स्क्वायर बाय 2 सभी में आ रहा था, कॉमन ले लिया, तो ये क्या बचा, d2 साई अपॉन में dy स्क्वायर, क्या बचेगा आपके पास, d2 साई अपॉन में dy स्क्वायर, माइनस का क्या हो जाएगा यहाँ पे 2dh अपॉन में dy, और यहाँ पे क्या रह जाएगा, ये y ऐसे का ऐसे रह जाएगा, माइनस क्या आ जाएगा h, प्लस क्या हो जाएगा आपका h वाई स्क्वायर, और ये वाली टर्म रह जाएगी, इज इक्वल टू क्या होगा आपके पास 0। तो आपके पास जो d2 साई अपॉन में dy स्क्वायर आया आपके पास, वो क्या आया, ये वैल्यू आई। अब मैं ये वैल्यू यहाँ पे रख सकता हूँ, ये वैल्यू इक्वेशन नंबर 6 में रख सकता हूँ। तो देखो इक्वेशन 6 में ये वैल्यू रखूंगा तो क्या आएगा, ये किसका सॉल्यूशन था, ये सॉल्यूशन था किसका, इसका। तो ये सॉल्यूशन इसको संतुष्ट करेगा, वेरीफाई करेगा। तो यहाँ पे मैं क्या रखूंगा, इसको समीकरण 6 से लिखता हूँ वापस, समीकरण 6 से जो भी अपन ने माना है उसकी वैल्यू रखता हूँ। तो वो क्या आ जाएगा, देखो d2 साई अपॉन में dy स्क्वायर है, उसकी जगह ये वैल्यू आएगी e की पावर माइनस का वाई स्क्वायर बाय 2, ये क्या आ जाएगा आपके पास, d2 साई अपॉन में dy स्क्वायर माइनस का 2y, यहाँ पे सही सही किया है क्या, सही नहीं है, यहाँ पे ये सही नहीं है भाई, यहाँ पे h है, देखो सभी में h आ रहा है, ये सही नहीं आएगा यहाँ पे, ये क्या है h है, और ये भी क्या है h है, तो ये भी क्या आ जाएगा आपका h आ जाएगा, h माइनस का 2y dh अपॉन में dy, dh अपॉन में dy माइनस का h प्लस का एच वाई स्क्वायर, ठीक है। ये वाली इसकी टर्म आ गई d2 साई अपॉन में dy स्क्वायर की। उसके बाद क्या आ जाएगा आपके पास, माइनस का, ये माइनस ऐसे का ऐसे, एल्फा स्क्वायर एक्स स्क्वायर है, क्या मैं एल्फा स्क्वायर एक्स स्क्वायर को वाई स्क्वायर लिख सकता हूँ, वाई इक्वल टू अपन ने क्या माना था, एल्फा एक्स माना था,
तो उसको मैं क्या लिख सकता हूँ, वाई स्क्वायर की टर्म में लिख सकता हूँ। तो ये क्या हो जाएगा आपका वाई स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और माइनस का क्या हो जाएगा आपका लेमडा, क्या हो जाएगा लेमडा। और यहाँ पे अपन ने क्या माना था, जो साई है साई की क्या रखूंगा मैं, साई इक्वल टू क्या था बताओ यहाँ पे, साई इक्वल टू क्या था एच ई की पावर, या एक बार आप साई का साई रख दो, ठीक है मैंने साई का साई रख दिया, और साई की टर्म नहीं रखो तो आप ये रख सकते हो एच ई की पावर माइनस का वाई स्क्वायर बाय 2, ठीक है इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। क्लियर है सभी को। क्या किया मैंने, जो ये वाली इक्वेशन थी ये संक्लूड सॉल्यूशन निकाला डेरिवेटिव करके, ये इसको सेटिस्फाई कराने के लिए मैंने इसमें रख दिया, तो डी टू साई अपन में डी वाई स्क्वायर की वैल्यू आपकी ये वाली आई थी, ये वैल्यू मैंने यहाँ पे पुटअप कर दी, ये माइनस कहाँ रख दिया ऐसे का ऐसे, वाई एल्फा एक्स था वो किसके इक्वल था वाई के इक्वल, तो मैंने इसको लिख दिया वाई स्क्वायर माइनस का लेमडा, और यहाँ पे साई था साई मैंने क्या माना था यहाँ पे एच ई की पावर माइनस वाई स्क्वायर बाय 2, तो आपकी ये वाली टर्म बन जाएगी। अब अपन यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यदि मैं ई की पावर माइनस वाई स्क्वायर बाई 2 यहाँ से हटा सकता हूँ, जीरो के इक्वल है, या तो कॉमन ले लो या उधर भेज दो, तो ये क्या हो जाएगा आपके पास डी टू एच अपॉन में डी वाई स्क्वायर माइनस का 2y डी एच अपॉन में डी वाई माइनस का एच प्लस का एच वाई स्क्वायर, ठीक है ये वाला हट जाएगा, ई की पावर माइनस ये हट जाएगा, तो ये क्या बचेगा वाई स्क्वायर एच माइनस का लेमड़ा एच, यही बचेगा आपके पास इज इक्वल टू 0। देखो कौन सी टर्म कैंसिल आउट हो रही है यहाँ पे, एच वाई स्क्वायर कैंसिल आउट हो रही है, तो ये क्या आ जाएगा डी टू एच अपॉन में डी वाई स्क्वायर माइनस का 2 डी एच अपॉन में डी वाई, ये क्या हो जाएगा माइनस का एच और माइनस का क्या है यहाँ पे, देखो यहाँ पे मल्टीप्लाई किया, ये तो क्या हो गया आपका माइनस में हो गया, बट ये क्या हो जाएगा प्लस में, तो ये क्या हो जाएगा माइनस का एच प्लस का लेमड़ा एच। क्लियर, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ डी टू एच अपॉन में डी वाई स्क्वायर माइनस का 2y डी एच अपॉन में डी वाई, और ये क्या हो जाएगा आपके पास माइनस का, यदि मैं एच कॉमन लेता हूँ तो ये क्या बन जाएगा आपके पास, माइनस का एच कॉमन ले लिया, यदि मैं एच यहाँ पे कॉमन लेता हूँ तो यह क्या बन जाएगा माइनस का 1 माइनस का लेमडा, ठीक है इसको ऐसे लिख सकता हूँ इज इक्वल टू 0, या फिर मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ डी टू एच अपॉन में डी वाई स्क्वायर माइनस का 2y डी एच अपॉन में डी वाई माइनस वापस कॉमन लेता हूँ तो ये क्या बन जाएगा आपका लेमडा माइनस 1 इज इक्वल टू 0। क्लियर, तो ये वाली टर्म आपकी क्या बन जाएगी, एक तरह से एक हर्माइट के फंक्शन में आएगी, कि इसको मैं नंबर दे देता हूँ, कितना दूं 7 दे दिया था क्या अपन ने, 9 दिया था, 9 दिया था, तो इसको कितना दे दूं 10, तो ये आपका क्या आ जाएगा, एक तरह से इसका वेरीफाई करने के बाद इसका सॉल्यूशन आ जाएगा। तो जो भी अपन ने कंप्लीट सॉल्यूशन किया है इसको मैंने इसमें सेटिस्फाई करवाया, तो आपके पास इस टाइप की कुछ इक्वेशन बनेगी, नोट कर लीजिए इसे। नोट कर लीजिए इसे। ये वाली एक इक्वेशन है, देखो हर्माइट अवकल समीकरण, इसे अपन पहले से जानते हैं सेकेंड ईयर से। हर्माइट अवकल समीकरण का जो रूप होता है, यानी अपने पास चार तरह के जो स्पेशल फंक्शन की फॉर्म होती है, उसमें जो हर्माइट अवकल समीकरण जो अपन ने हर्माइट फंक्शन माना है, हर्माइट फंक्शन की जो हर्माइट अवकल समीकरण होती है वो कुछ इस फॉर्म में होती है। तो देखो ये वाली और ये वाली इक्वेशन ऑलमोस्ट सेम है, तो इसको मैं क्या कराऊंगा, कंपेयर करके यहाँ से क्या वैल्यू निकालूंगा, एनर्जी की वैल्यू निकालूंगा। तो इसको नोट करिए फिर अपन करते हैं। जो भी लाइव क्लास में आकर चले गए उनकी सिटिंग कैपेसिटी बहुत ही कम है, यदि वो एक डेरिवेशन भी कंप्लीट नहीं कर पा रहे तो फिर सिटिंग कैपेसिटी बढ़ाओ थोड़ी।
क्योंकि इस तरीके से रहोगे तो कैसे काम चलेगा फिर। हो हो गया क्या? ठीक है। अब देखो यहाँ पे जब अपने पास इक्वेशन आ गई तो अब अपन यहाँ पे क्या निकालेंगे, जीरो पॉइंट एनर्जी, शून्य बिंदु ऊर्जा निकालेंगे, यानी इसकी ग्राउंड स्टेट एनर्जी निकालेंगे।
ये डेरिवेशन यदि शून्य बिंदु ऊर्जा का यूनिट फर्स्ट में पूछा जाता है तो आप कौन सा करोगे, बताओ मुझे। यदि यही डेरिवेशन पूछा जाता है कि सरल आवृत्ति 2 लीटर के लिए शून्य बिंदु ऊर्जा निकालो, 0 पॉइंट एनर्जी निकालो, तो क्या करोगे आप। तो वहां पे मैंने यूनिट फर्स्ट में चैप्टर नंबर फर्स्ट में एक डेरिवेशन करवाया था डेमो क्लास में, कि हाइजेनबर्ग का जो अनिश्चितता का सिद्धांत था उसको यूज लेते हुए कैसे अपन को इसकी 0 पॉइंट एनर्जी अपन ने निकाली थी, तो वो डेरिवेशन करना है यदि यूनिट फर्स्ट में पूछा जाए। यदि वो यूनिट थर्ड में पूछा जाता है तो आपको ये वाला डेरिवेशन करना है। क्लियर। क्या पूछा जाए, यूनिट फर्स्ट में पूछा जाए तो वो करना है, और यूनिट थर्ड में पूछा जाए तो ये करना है। अब देखो यहाँ पे इसकी जरूरत है नहीं, ये दो इक्वेशन है, समीकरण नंबर 10 और समीकरण नंबर इसको दे देता हूं 11। ये आपकी हर्माइट अवकल समीकरण है। मैंने फंक्शन किसमें निकाला, हर्माइट की टर्म में निकाला इसमें। यदि मैं इन दोनों को कंपेयर करता हूं, समीकरण 10 व 11 की तुलना से, तो ये क्या आ जाएगा, देखो यहाँ पे ये सब टर्म सेम है। देखो ओनली h की जगह y है, y की जगह x है, यानी सेम इसी फॉर्म में है। इसका मतलब मैं कंपेयर करके कह सकता हूँ कि जो 2n होगा वो किसके इक्वल होगा, अपने पास लैम्डा माइनस 1 के। ये भी प्लस की टर्म है, किसमें फंक्शन है, h में है, इसमें h की जगह क्या है, सब में y है। तो हर्माइट जो अवकल समीकरण होती है उसकी फॉर्म क्या होती है, ये होती है। यहाँ से मैं कंपेयर करके क्या निकाल सकता हूँ, 2n इज इक्वल टू लैम्डा माइनस 1। तो ये क्या हो जाएगा, यदि लैम्डा इज इक्वल टू करो तो 2n प्लस 1 हो जाएगा। आपने लैम्डा क्या माना था, 2e अपॉन में h कट ओमेगा माना था, यही माना था अपन ने लैम्डा। चेक कर लेना आप, लैम्डा अपन ने यही माना था क्या, 2e अपॉन में h कट ओमेगा नॉट, बिल्कुल यही माना था। अब अपन ने पास क्या आ जाएगा, 2e अपॉन में h कट ओमेगा नॉट इज इक्वल टू क्या है आपके पास, 2n1, क्या है 2n प्लस 1। यदि मुझे e निकालना है तो क्या करूंगा मैं, h कट ओमेगा को उधर भेज दो, तो 2n प्लस 1 h कट ओमेगा नॉट, और अपॉन में क्या आ जाएगा अपने पास 1/2। तो ये क्या आ जाएगा आपके पास, e इज इक्वल टू, ये क्या बन जाएगा, देखो 2 से 2 मैं अंदर लेता हूं तो ये क्या बन जाएगा आपका n प्लस 1/2, और यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास h कट नॉट ओमेगा। तो ये आपकी क्या हो जाएगी, एक तरह से एनर्जी का आइगन वैल्यू हो जाएगी। यानी सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए जो एनर्जी का फंक्शन लेगा, तो ये क्या है आपके एनर्जी है, क्या है आपके पास आइगन ऊर्जा का मान है। यानी मैं कह सकता हूँ कि जो समीकरण 12 है वो क्या आपके पास एक विमीय सरल आवृत्ति 2 लीटर की क्या है, ऊर्जा है। अब मुझे यहाँ पे निकालना है क्या, 0 पॉइंट एनर्जी। क्या निकालनी है मुझे, 0 पॉइंट एनर्जी, यानी ग्राउंड स्टेट एनर्जी निकालनी है। क्या निकालनी है, ग्राउंड स्टेट एनर्जी निकालनी है, या 0 पॉइंट, जिसे अपन 0 पॉइंट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, 0 पॉइंट एनर्जी भी बोलते हैं। तो 0 पॉइंट एनर्जी के लिए क्या रखूंगा, जल्दी से मुझे कमेंट करके बताइए कि यहाँ पर मैं n की जगह क्या रखूंगा। यदि मुझे ग्राउंड स्टेट एनर्जी निकालनी है, आपके पास E इज इक्वल टू आया n प्लस 1/2 h कट ओमेगा, तो मुझे जल्दी से कमेंट करके बताइए कि मैं n की वैल्यू क्या रखूं। क्या मैं n की वैल्यू 0 रखूं, क्या मैं n की वैल्यू 1 रखूं, क्या मैं n की वैल्यू 2 रखूं, कमेंट करके बताइए जल्दी। 0, बिल्कुल। तो ध्यान रखना कि ये एक ऐसा डेरिवेशन है जिसमें अपन n की वैल्यू 0 से स्टार्ट करते हैं। क्यों, जो पीछे वाले अपन ने डेरिवेशन किए थे उसमें 0 से स्टार्ट नहीं होती थी। क्यों, क्योंकि यदि अपन वो 0 से स्टार्ट कर रहे थे तो टोटल एनर्जी की वैल्यू क्या हो जा रही थी, 0। यदि मैं यहाँ पे n इज इक्वल टू 0 रखता हूँ तो यहाँ पे आपका E का मान 0 नहीं हो रहा, इसलिए मैं कह सकता हूँ कि यहाँ पर ग्राउंड स्टेट के लिए n इज इक्वल टू मैं क्या रखूंगा, 0 रखूंगा। क्या रखूंगा, n इज इक्वल टू 0 रखूंगा। तो यदि मैं इसके ग्राउंड स्टेट की बात करता हूँ तो वो क्या आ जाएगा आपके पास, n की जगह 0 रखोगे तो 1/2 h कट ओमेगा आएगा, ठीक है। ऐसे यदि मैं E2 की बात करता हूँ, यानी ग्राउंड स्टेट के बाद फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट की बात करता हूँ, किसकी बात करता हूँ, किसकी बात करता हूँ, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट की। तो क्या आ जाएगा आपके पास, E2 इज इक्वल टू n की जगह क्या रखोगे, 1 प्लस 1/2 कितना हो जाएगा आपके पास, 3/2 h कट ओमेगा। क्लियर। ऐसे यदि मैं E3 निकालता तो E3 क्या आ जाएगा आपके पास, n की जगह क्या रखोगे, n की जगह क्या रखा, देखो 0 था, 1 रखा, फिर 2 रखा, तो 2 प्लस 1/2 कितना हो जाएगा, देखो
2 + 1/2 कितना हो जाएगा 4, 4 और एक 5/2, यानी इसमें क्या हो जाएगा 5/2 h कट ओमेगा। ठीक है, अब देखो इसका मैं यदि मैं एक ग्राफ या एक ऐसे डायग्राम बना लेता हूँ, क्या बना लेता हूँ, डायग्राम बना लेता हूँ। तो देखो यहाँ पे मैं एक डायग्राम बनाता हूँ। यदि मैं इसके ग्राउंड स्टेट एनर्जी की बात करता हूँ तो आपको क्या रखना है, n इक्वल टू, तो क्या रखना है 1 रखना है। कौन सा है आपके पास, ग्राउंड स्टेट है। ठीक है, ग्राउंड स्टेट के लिए जो वैल्यू आ रही है वो क्या आ रही है आपके पास 1/2 h कट नॉट ओमेगा। ठीक है, यदि मैं n इक्वल टू 2 रखता हूँ, यदि मैं n इक्वल टू क्या रखता हूँ, सॉरी 0 रखता हूँ, यहाँ पे n इक्वल टू 0 और यहाँ पे n इक्वल टू 1, क्या हो जाएगी फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, क्या हो जाएगी फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, उसकी वैल्यू क्या आएगी 3/2 h कट ओमेगा। क्लियर। यदि मैं यहाँ पे ये रखता हूँ n इक्वल टू क्या रखता हूँ 2 रखता हूँ, यानी ये क्या हो जाएगी सेकेंड एक्साइटेड स्टेट, और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी जब n इक्वल टू 2 रखूंगा तो 5/2 h कट ओमेगा। क्लियर। ऐसे ही मैं और ऊपर बढ़ता हूँ, तो और ऊपर बढ़ूंगा तो ये क्या आ जाएगा n इक्वल टू 3 आ जाएगा, क्या हो जाएगी थर्ड एक्साइटेड स्टेट, और जब n इक्वल टू 3 आएगा तो क्या आ जाएगा 3 + 1/2, यानी ये 3 हो गया प्लस 1/2 कितना 7/2, 7/2 h कट ओमेगा। अब मुझे ये बताओ, यदि मैं इसके बीच का डिफरेंस निकालूं, यदि मैं इसके बीच का डिफरेंस निकालूं तो ये डिफरेंस कितना है, देखो ये डिफरेंस कितना है 3/2 h कट ओमेगा माइनस 1/2 h कट ओमेगा। ठीक है, यदि मैं h कट ओमेगा कॉमन लेता हूं तो 3/2 क्या आ जाएगा 2, तो 3 - 1 यानी कितना आ जाएगा 2/2, यानी ये कितना आ जाएगा h कट ओमेगा, यानी ये जो डिफरेंस है वो कितना आपका h कट ओमेगा का है। ठीक है, यदि मैं ये वाला भी डिफरेंस निकालता हूं तो देखो ये भी क्या आ जाएगा 5/2 - 3/2, यानी 2/2 कट जाएगा h कट ओमेगा, तो ये भी कितना आ जाएगा आपके पास h कट ओमेगा, और यदि मैं ये निकालता हूं तो ये भी कितना आ जाएगा आपका h कट ओमेगा। क्लियर। तो यहां से आप क्या बता सकते हो कि इसमें जो ऊर्जा का अंतराल होता है, एक विमीय सरल आवर्ती दोलित्र में जो एनर्जी का डिफरेंस होता है, ऊर्जा का अंतराल होता है, वो क्या होता है समान होता है, कितना होता है h कट ओमेगा नॉट होता है, कितना होता है h कट ओमेगा नॉट होता है। तो इस तरीके से आप इसका कुछ रिजल्ट में निकाल सकते हो कि सरल आवर्ती दोलित्र SHO का जो एनर्जी डिफरेंस होगा वो क्या होगा यहाँ पे इक्वल होगा। तो यही एक ऐसा डेरिवेशन है जिसमें जो एनर्जी डिफरेंस आता है वो क्या आता है इक्वल आता है। क्लियर, तो इसको नोट कर लीजिए। तो ये अपन ने क्या निकाला, समीकरण 12 है वो क्या है, यहाँ पे एक विमीय सरल आवर्ती दोलित्र की ऊर्जा का आइगन मान है। तो ये तो अपन ने निकाला है उसके एनर्जी की वैल्यू। अब अपन इसको निकालेंगे कि जब अपने पास ग्राउंड स्टेट की फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट की जब एनर्जी आई है तो इसका वेव फंक्शन भी तो होगा, तो वो वेव फंक्शन क्या होगा वो निकालना बाकी है। नोट कर लीजिए, इसको डायग्राम भी बना लेना अच्छे से। ये वाली टर्म तो आपने लिखी थी, इसको तो हटा देता हूं यहां से। यहाँ पे लिख लेना कि जहां पर n कितना होगा आपके पास 0 से स्टार्ट होगा 1 2 3 ऐसे चलेगा। इस कंसेप्ट पे बहुत सारे न्यूमेरिकल भी पूछे जाते हैं सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर पे। तो अपन एक क्लास बाद में कल या परसों ये भी लेंगे जिसमें इसके सारे न्यूमेरिकल कवर करेंगे।
कई बुक में आपको ये भी ध्यान रखना कि ग्राउंड स्टेट एनर्जी को ई नॉट में मिलेगा। ई यदि ग्राउंड स्टेट को वो ई नॉट से स्टार्ट करेगा तो यहाँ पे E1 E2 आएगा। यदि वो यहाँ पे E1 E2 लिखता है यदि सिंपल के लिए ये लिख लो कि n इज इक्वल टू 0 तो यहाँ पे ई नॉट कर दो, n इज इक्वल टू 1 लिया तो यहाँ पे 1 कर लो, ऐसे कर लो तो आपको कुछ भी कंफ्यूजन नहीं होगा। n इज इक्वल टू कितना लिया, 1 लिया, 2 लिया तो ये कर दो। तो ऐसे ही यहाँ पे क्या हो जाएगा आपके पास, ये क्या हो जाएगा आपके पास, ई नॉट हो जाएगा, E1 हो जाएगा, E2 हो जाएगा और E3 हो जाएगा। अब ज्यादा डेरिवेशन नहीं है अपने पास, एक इसका वेव फंक्शन और निकालेंगे, उसके बाद अपन इस क्लास को स्टॉप देंगे, ठीक है, ताकि ये अपना टॉपिक पूरा कवर हो जाए। लिख लिया, चले आगे। ठीक है, तो ये तो अपन ने क्या निकाला, इसके आगे 2 लाइन लिख लो थ्योरी की, कि समीकरण 12 लिख लो। समीकरण 12 एक विमीय सरल आवृत्ति दोलित्र की, समीकरण 12 एक विमीय सरल आवृत्ति दोलित्र की ऊर्जा के आइगन मान को व्यक्त करता है। समीकरण 12 एक विमीय सरल आवृत्ति दोलित्र के ऊर्जा के आइगन मान को व्यक्त करता है। तथा इसकी शून्य बिंदु ऊर्जा ब्रैकेट में लिख लेना n इज इक्वल टू 0, तथा इसकी शून्य बिंदु ऊर्जा या ग्राउंड स्टेट एनर्जी n इज इक्वल टू 0 1/2 h कट ओमेगा नॉट होती है, 1/2 h कट ओमेगा नॉट होती है। अतः स्पष्ट है कि एक विमीय सरल आवृत्ति दोलित्र की ऊर्जा, अतः स्पष्ट है कि एक विमीय सरल आवृत्ति दोलित्र की ऊर्जा क्वांटीकृत होती है, क्वांटाइज होती है। सरल आवृत्ति दोलित्र की ऊर्जा क्वांटीकृत होती है, इंग्लिश में कहे तो क्वांटाइज होती है, तथा 2 क्रमागत ऊर्जा स्तरों का अंतराल, तथा 2 क्रमागत ऊर्जा स्तर का अंतराल h कट ओमेगा नॉट के बराबर होता है, h कट ओमेगा नॉट के बराबर होता है। अब यहाँ पे अपन एक इंपॉर्टेंट चीज निकालने वाले, इसका वेव फंक्शन। क्या निकालने वाले हैं, वेव फंक्शन। तो एनर्जी का कंसेप्ट तो आपको समझ में आ गया होगा, ग्राउंड स्टेट, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट कैसे निकालनी है। क्वांटाइज क्यों है, क्वांटाइज इसलिए क्योंकि इसका जो वैल्यू आ रही है ऊर्जा अंतराल की, वो क्या आ रही है, h कट ओमेगा आ रही है, यानी फिक्स एक डिस्टेंस, फिक्स अंतराल के बाद उसकी आगे की एनर्जी मिलती है अपन को। अब अपन यहाँ पे क्या निकालने जा रहे हैं, यहाँ पे अपन निकालने जा रहे हैं आइगन फलन। क्या निकालने जा रहे हैं, आइगन फलन। समझना इसको कैसे निकालना है। देखो, कोई भी आइगन फलन निकालना है, क्या निकालना है, आप जानते हो कि जो वेव, अपना जो सॉल्यूशन आया है, क्या है आपका, जो भी वेव फंक्शन आया है वो क्या है आपका, एक तरह से साइज इक्वल टू HNY e की पावर माइनस वाई स्क्वायर बाय 2 आया है। क्लियर, ये क्या था आपका, h क्या था, यहाँ पे हर्माइट फंक्शन था, और ये आपके साथ सॉल्यूशन आया e की पावर माइनस वाई स्क्वायर बाय 2। ये फंक्शन क्या आपका नॉर्मलाइज नहीं है, ये फंक्शन क्या आपका नॉर्मलाइज नहीं है। क्या करूंगा मैं, इसको नॉर्मलाइज करूंगा, तो नॉर्मलाइज करने के लिए मैं यहाँ पे क्या लगाता हूँ, इसके पास एक कांस्टेंट लगा लेता हूँ NN। क्या लगा लेता हूँ, NN। क्या लगा लिया मैंने यहाँ पे, NN लगा लिया, जहां पर NN प्रसामान्यीकृत नियतांक है।
क्या है आपके पास, प्रसामान्यीकृत नियतांक है, कांस्टेंट है, ठीक है, नॉर्मलाइज कांस्टेंट है। अब मैंने यहाँ पे क्या किया, देखो ये कोई कांस्टेंट नहीं था, h क्या था आपके पास, हर्माइट का फंक्शन था, यानी मैं ये तो क्या था आपका हर्माइट का फंक्शन था, और यहाँ पे मैंने प्रसामान्यीकृत नियतांक लगा लिया क्या, ln। अब इसको मैं नॉर्मलाइज बनाऊंगा, तो नॉर्मलाइज बनाने का आप रिलेशन अच्छे से जानते हो, नॉर्मलाइज कैसे बनाते हैं, प्रसामान्यीकृत जो संबंध होता है वो क्या होता है, प्रसामान्यीकृत संबंध क्या होता है वो आप अच्छे से जानते हो कि ये क्या होता है, साई एन का स्क्वायर हो जाएगा डी एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, कुछ इस टाइप से आता है। तो यदि मैं यहाँ पे ये कुछ लगाता हूँ तो ये क्या हो जाएगा आपके पास, देखो यदि मैं इस वैल्यू को उठाऊंगा या इसको ऐसे करूंगा तो ये कुछ इस टाइप से आएगा। इसकी लिमिट क्या लगाऊंगा, तो देखो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास, साई एन है तो ये क्या हो जाएगा, एन एन एच एन वाई e की पावर माइनस वाई स्क्वायर बाय 2 का क्या हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा डी एक्स इज इक्वल टू 1। क्लियर। लिमिट क्या आ जाएगी, देखो सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर है तो लिमिट इधर भी माइनस इन्फानाइट और इधर प्लस इन्फानाइट, यानी माइनस इन्फानाइट से प्लस इन्फानाइट, तो ये आ जाएगा आपका माइनस इन्फानाइट से प्लस इन्फानाइट। अब इसको सॉल्यूशन करना कैसे करना है वो देखो, सॉल्यूशन करने के लिए एन एन क्या हो जाएगा, कांस्टेंट है तो इसको मैंने बाहर ले लिया, ये इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस इन्फानाइट से इन्फानाइट, ये क्या हो जाएगा आपका एच एन वाई, और इसको भी मैं क्या लिखूंगा, स्क्वायर है तो एच एन वाई लिख लूंगा, ये क्या हो जाएगा e की पावर माइनस वाई स्क्वायर बाय 2, और e की पावर माइनस वाई स्क्वायर बाय 2 क्या हो जाएगा, माइनस का 2 वाई स्क्वायर बाय 2, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या बचेगा आपके पास e की पावर माइनस का वाई स्क्वायर और डी एक्स इज इक्वल टू 1, ये बचेगा। अब आप जानते हो देखो फंक्शन तो किसमें है, y की फॉर्म में, यहाँ पे क्या आ रहा है dx है, इंटीग्रेट करना पॉसिबल है क्या, नहीं है, तो अपन ने एक रिलेशन देखा था y इज इक्वल टू एल्फा एक्स, क्या देखा था, y इज इक्वल टू एल्फा एक्स, तो ये क्या हो जाएगा dy इज इक्वल टू एल्फा dx, और dx की जगह क्या आ जाएगा आपके पास dy अपॉन में एल्फा, ये आ जाएगा। अब इसमें सॉल्यूशन बन जाएगा, बिल्कुल अब बन जाएगा आपके पास, तो देखो ये क्या आ जाएगा आपके पास, ये आ जाएगा आपके पास देखो एन एन स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा आपका एन एन स्क्वायर, ये आपके पास हो जाएगा माइनस इन्फानाइट से प्लस इन्फानाइट एच एन वाई, और यहाँ पे क्या हो जाएगा e की पावर माइनस वाई स्क्वायर है तो e की पावर माइनस वाई स्क्वायर, dx है dx की जगह मैं क्या रखूंगा dy अपॉन में एल्फा, dy अपॉन में एल्फा इज इक्वल टू 1, ये अल्फा कांस्टेंट है तो इस अल्फा को मैं इधर भेज देता हूँ यहाँ से हटा के, तो ये अल्फा यहाँ से हट जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये इंटीग्रेशन है, अब इसी इंटीग्रेशन का सॉल्यूशन कैसे निकालना है, तो ये तो आपको पता ही नहीं है, क्योंकि इसमें तो क्या ये हर्माइट फंक्शन है, हर्माइट फंक्शन का सॉल्यूशन कैसे निकालता है ये तो पता होना चाहिए, तो ये पता नहीं है, तो इसका एक डायरेक्ट सॉल्यूशन होता है, मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे, यदि आपने ये सॉल्यूशन देखना है तो आपको मैथमेटिकल फिजिक्स के यूनिट नंबर 3 में आपको जाना पड़ेगा, वहां पे घात सीरीज के द्वारा इसका अपन सॉल्यूशन निकालते हैं। तो माइनस इन्फानाइट से इन्फानाइट, अब इसमें निकालते कैसे हैं, माइनस का माइनस वाई स्क्वायर एच एम वाई, यदि कोई आपका इस टाइप का इंटीग्रल आता है और यहाँ पे क्या आता है आपके पास डी वाई, तो ये इसका सॉल्यूशन क्या देता है देखो 2 की पावर एम एन फैक्टोरल, और यहाँ पे क्या आता है अंडर रूट का पाई, और यहाँ पे आता है डेल एन एम, यानी क्रॉनिकल डेल्टा वाली टर्म आती है, क्या आती है क्रॉनिकल डेल्टा वाली टर्म आती है। क्रॉनिकल डेल्टा आप जानते हो कि जब आपके पास ये वैल्यू एन इज इक्वल टू एम हो और एन इज इक्वल टू नॉट इक्वल टू क्या हो एम हो, तो यदि एन इज इक्वल टू एम हो, क्या हो एन इज इक्वल टू एम, तो ये वैल्यू क्या देता है 1, नहीं तो क्या देता है 0, ये एक क्रॉनिकल डेल्टा की प्रॉपर्टी होती है। तो यहाँ पे मेरे पास क्या है देखो एच एन और एच एम अलग अलग थे, ये क्या आपका एक इंटीग्रल का फॉर्मूला है, माइनस इन्फानाइट से इन्फानाइट e की पावर माइनस वाई स्क्वायर एच एन वाई एच एम बाई डी वाई, इसकी वैल्यू क्या आती है 2 की पावर एन एन फैक्टोरियल अंडर रूट पाई डेल एन एम। क्रॉनिकल डेल्टा है तो क्रॉनिकल डेल्टा की जगह एन इज इक्वल टू एम है तो 1 लेना है, एन इज इक्वल टू नॉट इक्वल टू एम है तो आपको क्या लेना है 0 लेना है। यदि ये वाली वैल्यू है तो देखो यहाँ पे अपने पास क्या है एच एन और एच एम क्या आपके पास इक्वल है, यानी एन और एम क्या आपके पास इक्वल है, यानी क्रॉनिकल डेल्टा की वैल्यू यहाँ पे क्या आ जाएगी 1, तो इसका मैं सॉल्यूशन लिख सकता हूँ डायरेक्ट, ये तो क्या हो जाएगा आपका एन एन स्क्वायर, इसका मैं सॉल्यूशन लिखूंगा तो ये क्या आ जाएगा देखो 2 की पावर एन ऐसे का ऐसे, यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका एन फैक्टोरल अंडर रूट पाई, और डेल एन एम की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास 1, ये वाली वैल्यू आ जाएगी इज इक्वल टू क्या था आपके पास अल्फा, कांस्टेंट क्या था एन एन स्क्वायर, इसकी वैल्यू निकालनी है तो सबको उधर भेज दो, तो ये क्या आ जाएगा आपके पास एन एन स्क्वायर की मुझे वैल्यू निकालनी है तो अल्फा अपॉन में 2 की पावर एन एन फैक्टोरल अंडर रूट पाई, ये आ जाएगा, और ये मैंने बना लिया क्या ब्रैकेट, ये आ जाएगा। यदि मुझे एन एन की वैल्यू निकालनी है तो एन एन की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास अल्फा अपॉन में 2 की पावर एन एन फैक्टोरियल और अंडर रूट में पाई, और ये क्या आ जाएगा आपके पास 1/2। क्लियर। तो ये आपके पास क्या आ जाएगी एक कांस्टेंट की वैल्यू आ जाएगी, क्या आ जाएगी आपके पास एक कांस्टेंट की वैल्यू आ जाएगी,
और आप ये भी जानते हो कि यहाँ पे एल्फा क्या माना था अपन ने, इस डेरिवेशन में अपन ने एल्फा क्या माना है, एम ओमेगा अपॉन में एच कट, यही माना था अपन ने। एल्फा की वैल्यू क्या मानी थी, ये सॉरी ये किसकी वैल्यू थी आपके पास, एल्फा स्क्वायर की। तो आपके पास यदि एल्फा अंडर रूट की वैल्यू निकालनी है तो ये क्या करूंगा, ये स्क्वायर हटाऊंगा तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, एक तरह से अंडर रूट आ जाएगा। तो इस तरीके से मैं निकाल सकता हूँ। तो देखो यदि मैं ये वैल्यू यहाँ पे रखता हूँ तो ये क्या आ जाएगा, एम एन इज इक्वल टू, यदि मैं यहाँ पे वेव फंक्शन, चलो एक बार तो आप इसको इतना ही रखो क्योंकि कंफ्यूजन हो जाएगा नहीं तो आपको ही। ये क्या है आपके पास, एक प्रसामान्यीकृत क्या है, नियतांक आया, यह प्रसामान्यीकृत नियतांक है, क्या है, प्रसामान्यीकृत नियतांक है। नॉर्मलाइज कांस्टेंट आ गया आपका। जब नॉर्मलाइज कांस्टेंट आ गया तो अब प्रसामान्यीकृत जो फलन होगा वो क्या होगा, साई इज इक्वल टू, जो एन एन है एन एन की जगह क्या आ जाएगा आपके पास, एल्फा अपॉन में 2 की पावर एन फैक्टोरियल अपॉन में अंडर रूट पाई। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/2, और यहाँ पे क्या है एच एन, तो ये हो जाएगा आपका एच एन वाई, और यहाँ पे क्या हो जाएगा e⁻⁻² क्लियर। तो ये आपके पास क्या आ गया, एक तरह से बेस का वेव फंक्शन आ जाएगा, किसका, सिंपल और हार्मोनिक ऑसिलेटर का। क्लियर, तो एक बार इसको नोट कर लीजिए। कुछ नहीं किया आपने, जो फंक्शन निकाला था उस फंक्शन का क्या किया, नॉर्मलाइज प्रसामान्यीकृत नियतांक निकाला, नियतांक मैंने मान लिया एन एन। इस नियतांक को निकालते हुए इसका इंटीग्रेशन हर्माइट का फलन का सॉल्यूशन काम में लेते हुए मैंने क्या निकाला, इसका वेव फंक्शन निकाल लिया। ठीक है, क्लियर, लिख लीजिए इसे। तो ये आपका क्या आया, एक सरल आवृत्ति दोलित्र का क्या आया, वेव फंक्शन आया है। बस ऑलमोस्ट अपना डेरिवेशन कंप्लीट हो गया है। अब ओनली इसमें एक तो ग्राउंड स्टेट का फंक्शन निकालेंगे, एक इसका फर्स्ट ग्राउंड स्टेट और फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट का वेव फंक्शन निकालेंगे। बस करना कुछ नहीं है। ग्राउंड स्टेट के लिए आपको n इज इक्वल टू 0 लेना है और ग्राउंड फर्स्ट के लिए n इज इक्वल टू 1 लेना है। अपनी जो यूनिट नंबर थर्ड है वो ऑलमोस्ट आधे से ज्यादा हो चुकी है। अब उसमें केवल एक वेरिएशन बच रहा है जो है हाइड्रोजन एटम का, जो यूनिट नंबर थर्ड में भी पूछा जा सकता है, जो फोर्थ में भी पूछा जा सकता है, जिसका कुछ पार्ट यूनिट नंबर थर्ड में है, कुछ पार्ट यूनिट नंबर फोर्थ में है। तो ऐसे ही मान के चलो कि आपकी यूनिट 4 है वो कल या परसों से स्टार्ट हो जाएगी। लिख लिया।
हो गया, चलो हो गया। तो अब लिखते हैं अपन इसके ग्राउंड स्टेट का वेव फंक्शन। इसमें लिख लो कि यह एक विमीय सरल आवर्ती दोलित्र का, यह समीकरण एक विमीय सरल आवर्ती दोलित्र का तरंग फलन, प्रसामान्यीकृत तरंग फलन को व्यक्त करता है। प्रसामान्यीकृत तरंग फलन को व्यक्त करता है। ठीक है, अब अपन क्या करते हैं, इसका ग्राउंड स्टेट का वेव फंक्शन लिखते हैं। किसका लिखते हैं? ग्राउंड स्टेट का वेव फंक्शन। क्या लिखेंगे? ग्राउंड स्टेट का वेव फंक्शन क्या आएगा, ये देखो यहाँ पे कि ग्राउंड स्टेट का जो वेव फंक्शन आएगा वो आपके पास आना चाहिए क्या, यदि मैं n इज इक्वल टू क्या करता हूँ, यहाँ पे 0 रखता हूँ, तो साई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, एल्फा ऐसे का ऐसे, चलो एल्फा ऐसे का ऐसे, 2 की पावर n है तो 0, n की पावर क्या है यहाँ पे 0 फैक्टोरियल, 0 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी होती है आप जानते हो 1, और ये क्या आ जाएगा अंडर रूट पाई, ये कितना हो जाएगा 1/2, और यहाँ पे क्या आपके पास h0y, और ये क्या है e की पावर -y²/2। क्लियर? यही आपके पास ये सॉल्यूशन है। n इज इक्वल टू मैंने क्या रखा, ओनली 0 रखा। अब आप जानते हो कि यदि आपके पास ग्राउंड स्टेट की बात करता है, यानी h0y की बात करेगा तो 1 आएगा, h01y की बात करेगा तो ये कुछ 2y आएगा। ये टर्म आप ध्यान में रखना, मैथमेटिकल फिजिक्स में जब हर्माइट फंक्शन का जो फर्स्ट फंक्शन निकालते हैं उसकी वैल्यू 1 आती है, जब सेकंड निकालते हैं तो 2y आती है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, h0y की जगह तो क्या आ जाएगा 1, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपके पास 2 की पावर 0 क्या हो जाएगा 1, यानी एल्फा अपॉन में क्या हो जाएगा एक तरह से अंडर रूट पाई, ये हो जाएगा। और ये किसकी वैल्यू आपके पास 1/2 की, h0y की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, और e की पावर माइनस क्या हो जाएगा y²/2। क्लियर? एल्फा की वैल्यू पता है, एल्फा की वैल्यू क्या है m⍵0 अपॉन में h कट, ये आपकी एल्फा स्क्वायर था। यदि मैं एल्फा की वैल्यू रखना चाहूँ तो ये क्या आ जाएगा m⍵0 h कट स्क्वायर, यानी ये क्या बन जाएगा देखो m⍵0 h कट स्क्वायर थोड़ी था, h ही था। यहाँ पे अपनी जो वैल्यू थी वो क्या थी आपके पास m⍵0 h कट ही था। जब m⍵h कट था तो यहाँ पे देखो क्या लिया था अपन ने, जब एल्फा स्क्वायर के इक्वल माना था तो ये क्या हो जाएगा अंडर रूट m⍵0 h कट। इसके बाद यदि एल्फा की वैल्यू ये है, और एल्फा क्या आपके पास एक तरह से इसमें क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या, एल्फा की वैल्यू तो ये आ गई आपके पास अंडर रूट में, ठीक है, अपॉन में क्या है अंडर रूट का पाई है, अपॉन में क्या है अंडर रूट का पाई है, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ अंडर रूट का पाई। क्लियर? और ये क्या है 1/2 e की पावर -y²/2। तो ये क्या हो जाएगा देखो, ये अंडर रूट है, ये भी अंडर रूट हटाऊंगा तो वापस 1/2 आएगा, तो ये क्या बन जाएगा m⍵0 h कट पाई, इसकी वैल्यू कितनी 1/4, और ये क्या हो जाएगा आपके पास e की पावर -y²। अब y आप जानते हो क्या होता है एल्फा स्क्वायर एक्स स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा एल्फा स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन में 2, और एल्फा की वैल्यू भी आप जानते हो क्या है आपके पास, ये आपका क्या आ जाएगा ग्राउंड स्टेट का वेव फंक्शन आ जाएगा। क्या आ जाएगा आपके पास ग्राउंड स्टेट का वेव फंक्शन आ जाएगा। क्लियर? तो m⍵0 h पाई अपॉन 1/4 एल्फा स्क्वायर एक्स स्क्वायर 2। तो आपको इसमें जो इंपोर्टेंट न्यूमेरिकल आते हैं उसमें यही चीज ध्यान रखना है, एल्फा की वैल्यू क्या थी, y की वैल्यू क्या थी, y अपन ने किस टर्म में कंसीडर किया था, तो इस टर्म से आपका क्या निकल गया, ये ग्राउंड स्टेट का वेव फंक्शन निकल गया। क्लियर? यदि फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट का निकालना है तो क्या करें, यदि फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट का निकालना है तो क्या करें, करना कुछ नहीं है, केवल यहाँ पे यदि मैं फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट का निकालता हूँ psi1 का, तो ये क्या आ जाएगा देखो एल्फा तो ऐसे का ऐसे, तो एल्फा ऐसे का ऐसे, 2 की पावर क्या हो जाएगा 1, तो 2 की पावर 1, n फैक्टोरियल 1 तो n फैक्टोरियल 1 अपॉन में क्या हो जाएगा अंडर रूट पाई, और ये भी क्या हो जाएगा 1/2 h0y, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका h1y, और इसकी वैल्यू कितनी है e की पावर माइनस का y²/2। ये अब क्या आ जाएगा 1/2 ऐसे का ऐसे ले लिया, 1 फैक्टोरियल से हट जाएगा, 1 ही रह जाएगा आपके पास, और ये क्या रह जाएगा एल्फा अपॉन में अंडर रूट पाई की पावर 1/2, ये क्या रह जाएगा आपका 2y रह जाएगा e की पावर -y²/2, 2 से 2 कैंसिल आउट, तो जो psi1 आएगा वो क्या आ जाएगा आपके पास एल्फा अपॉन में पाई, और ये क्या हो जाएगा 1/2
वाई ई की पावर माइनस वाई स्क्वायर बाय 2। क्लियर। तो आपके पास जो साई वन आएगा इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, वापस वही एम ओमेगा नॉट अपॉन में एच कट, यानी यहाँ पे भी देखो यही टर्म बनी थी, अल्फा अपॉन में क्या था आपके पास यही था, तो ये क्या आ जाएगा एम ओमेगा अपॉन में एच कट पाई की पावर कितनी हो जाएगी 1/4 और वाई ई की पावर माइनस वाई स्क्वायर बाय 2, और वाई की वैल्यू क्या जानते हो आप, जानते हो वो कितनी होती है आपके पास अल्फा एक्स होती है। क्लियर। लिख लीजिए इसे। तो एक जानकारी के लिए मैं आपको दो टर्म और लिखा देता हूं। यदि यहाँ पे क्या आ जाए आपके पास एच नॉट एच वन एच टू वाई आ जाए तो उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास 4y² माइनस 2 एच थ्री आ जाए। यदि वैसे आएगा नहीं आपके बट कॉम्पिटिशन एग्जाम में तो आ सकता है, 8/³ माइनस का 12 बाय। क्लियर। तो इसमें आपको तो केवल अभी फिलहाल ग्राउंड स्टेट का ही लिखना है, बाद में एक टेबल बनाना, उस टेबल में आप क्या करना ये तीनों वेव फंक्शन डिनोट करना। तो इसको तो एक बार मैं यहाँ से हटा ही देता हूँ, ये इसमें नहीं लिखना आपको, केवल अभी ग्राउंड स्टेट का ही लिखना है क्योंकि आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट ग्राउंड स्टेट का ही है। तो इसमें आपको क्या करना है ये वाले इसके आगे इस टाइप से बनाना है, और इसमें आपको क्या करना है कि यहाँ पे वेव फंक्शन है, जो वेव फंक्शन है वो कैसे लिखने हैं वो मैं एक टेबल आपको बनानी है, वो मैं आपको थोड़ा आइडिया दे देता हूँ। कि यहाँ पे जो वेव फंक्शन के लिए टेबल बनानी है, यहाँ पे क्या बनाओगे आप एन की वैल्यू लिखोगे, क्या लिखोगे एन की वैल्यू, यहाँ पे क्या लिखोगे आप एच नॉट, यानी यहाँ पे क्या लिखोगे आप इसका वेव फंक्शन लिखोगे, या एच की वैल्यू लिखोगे, क्या लिखोगे एच नॉट वाई की वैल्यू लिखोगे, यानी यहाँ पे एच वाई की वैल्यू लिखोगे, यहाँ पे आपका वेव फंक्शन लिखोगे और यहाँ पे इसकी आप एनर्जी लिखोगे। क्लियर। तो इस टाइप का आपको एक होमवर्क है, तो ये टेबल में आपको बनानी है, क्या करनी है आपको बनानी है कैसे, इस टाइप से बता देता हूं मैं एक लिख के, बाकी आपको करना है। टेबल में क्या करना है आपको, टेबल में ये करना है कि अपन ने क्या निकाला ग्राउंड स्टेट निकाला, क्या निकाला ग्राउंड स्टेट निकाला, तो n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। एच वाई की वैल्यू जब ग्राउंड स्टेट के लिए लिखी तो कितनी है 1। ठीक है। ऐसे ही यदि 1 2 और 3 के लिए लिख सकते हो, तो 1 के लिए कितना आ जाएगा आपके पास यहाँ पे 2y आ जाएगा, 2 के लिए कितना आ जाएगा 4y² माइनस 2 आ जाएगा, और 3 के लिए कितना आ जाएगा 8y³ माइनस का 12y आ जाएगा। क्लियर। साई कितना आएगा, तो ग्राउंड स्टेट का साई अपन ने निकाला है एम ओमेगा अपॉन में पाई एच कट कितना 1/4, तो 1/4 ई की पावर माइनस वाई स्क्वायर बाय 2, और वाई इक्वल टू क्या है अल्फा एक्स। ई की पावर जो ग्राउंड स्टेट एनर्जी निकाली वो कितनी निकाली 1/2 एच कट ओमेगा। क्लियर। ऐसे ही आप यहाँ पे यदि निकालोगे तो ये क्या निकालोगे ई वन आ जाएगा 3/2 एच कट ओमेगा, फिर क्या आ जाएगा आपके पास 5/2 एच कट ओमेगा, फिर क्या आ जाएगा आपके पास ई थ्री इज इक्वल टू 7/2 एच कट ओमेगा। तो ये आपको मैंने ग्राउंड स्टेट निकाल दिया, ये तीनों टर्म आपको निकालनी है। ठीक है। तो ये आपका क्या है एक टेबल बनाने का होमवर्क है। ये यहाँ पे ग्राउंड स्टेट हो गया फर्स्ट एक्साइटेड, ये ग्राउंड स्टेट का हो गया फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट का वेव फंक्शन हो गया, एनर्जी हो गई, हर्माइट का फंक्शन क्या आएगा वो हो गया, ऐसे ही थर्ड का हो गया, सेकंड का हो गया, थर्ड का हो गया। क्लियर। तो आपको ये वाला डेरिवेशन ऑलमोस्ट समझ में आ गया होगा। तो ये वाला जो व्यक्त कर रहा है वो क्या व्यक्त कर रहा है, इसको इक्वेशन नंबर देना हो तो दे देना, कोई भी कौन सा इक्वेशन चल रहा था इसको दे देना, इसको लिख लेना कि जो ये साई यह समीकरण सरल आवृत्ति दोलित्र का मूलतः ऊर्जा स्तर का फंक्शन है, या ग्राउंड स्टेट का वेव फंक्शन है, मूलतः ऊर्जा स्तर का तरंग फलन है। क्या है तरंग फलन है। क्लियर। तो इस टाइप से आपको इसका कंप्लीट ये सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर करना है। तो बताओ इसमें क्लास जरूर थोड़ी लंबी हुई है, तो क्लास लंबी इसीलिए हुई है कि इसमें जो पहले वाली क्लास थी उसमें अपन ने 3-4 दिन का गैप लिया है, तो 3-4 दिन क्लास नहीं हो पाई थी, तो उसके लिए मैंने आज इस डेरिवेशन को लॉन्ग क्लास लेके ही पूरा करवाया है। ठीक है। कोई बात नहीं, 2 घंटे का डेरिवेशन है, कुछ ज्यादा तो है नहीं, बट मेरे समझाने के लिए 2 घंटे लगे हैं। जब आप कॉपी पेन में करोगे तो ऑलमोस्ट ये 15 से 20 मिनट में डेरिवेशन हो जाएगा। क्लियर।
और किसी को कुछ पूछना है, किसी को कोई डाउट है तो बताइए। इस डेरिवेशन में किसी को कुछ भी पूछना हो, किसी को कोई डाउट हो तो कमेंट कर सकता है। ये आपका होमवर्क है, ये टेबल बनानी है आपको, इसके वे फंक्शन निकालने हैं, ठीक है। मैंने हर्माइट फंक्शन तीनों के बता दिए। ठीक है, हो गया। ठीक है, तो आप सभी को धन्यवाद। मिलते हैं अपन कल वाली क्लास में। कल वापस वही इवनिंग में 7 बजे की क्लास होगी और ऑलमोस्ट यूनिट नंबर 3 का जो एंड वाला कंसेप्ट है, लास्ट वाला कंसेप्ट है, उसको ओपन करेंगे।